कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एनबी को। वो टोंगयोंग शहर में ऑर्फनेज में रहती है और मल्टीपल पार्ट टाइम जॉब करती है और इसकी ख्वाहिश है कि वो एक इंस्पायरिंग टीचर बने, ऐसी टीचर बने जो छोटे बच्चों को अच्छी तरह समझ सके। एनबी के पास बोलने का खुशगवार अंदाज है, लेकिन जैसा दिखता है वैसा नहीं है। जब हम उसके स्कूल में देखते हैं तो कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है। वो इस वजह से कि वहाँ एक खतरनाक लड़कियों का ग्रुप है जो बिना किसी वजह से दूसरों को बुली करते हैं। एक दिन स्कूल में एनबी इन खतरनाक लड़कियों के जुल्म का निशाना बनती है। वो एनबी के सर के ऊपर अंडे और फिश सॉस फेंकते हैं। वो रोती हुई चुप होकर सब बर्दाश्त करती है। क्लासरूम जाने पे उसके कपड़ों से अजीब स्मेल आती है। सब उसका मजाक उड़ाते हैं, पर वो चुप होके सब सहती है क्योंकि वो रईसज़ादी नहीं, वो एक यतीम लड़की है जो लव हाउस ऑर्फनेज में रहने पे मजबूर है। उसकी एक टीचर भी उससे पूछती है कि अगर तुम्हें कोई तंग कर रहा है तो बताओ, पर वो उसे कुछ नहीं बताती। एनबी ज्यादातर लव हाउस ऑर्फनेज में रहती है। वहाँ वो सबसे बड़ी है। वो दूसरे बच्चों के लिए खाना तैयार करती है, उन्हें एक दूसरे से लड़ने से बचाती है। पर एनबी दिल की अच्छी है। वो अपने साथ तो जुल्म बर्दाश्त कर लेती है, पर उसे कबूल नहीं कि कोई और भी उसकी तरह जुल्म बर्दाश्त करे। एक दिन वो कपड़े सुखा रही होती है, तभी उसे कुछ गलत लगता है। वो एक छोटी सी लड़की राजन के पास जाती है। उसे चोट लगी हुई है। वो उससे प्यार से पूछने लगती है कि ये तुम्हारे साथ किसने किया है। पहले तो डर से वो कुछ नहीं बताती, बाद में वो रो पड़ती है और सब बताती है। फिर एनबी जाके मिलती है उस छोटे बॉय की मॉम से जिसके बेटे ने राजन के साथ ये किया। वो उसकी मॉम को कहती है कि जब तक तुम्हारा बेटा माफी नहीं मांगेगा मैं यहाँ से जाने वाली नहीं। लड़के की मॉम अपने बेटे को माफी मांगने को कहती है। यहाँ हमें ये महसूस होता है कि एनबी नहीं चाहती कि जो उसके साथ स्कूल में जुल्म हो रहा है वो किसी और के साथ हो। फिर हम देखते हैं कि किसी ने गिफ्ट भेजा है एनबी के पास। वो काफी टाइम से उसे गिफ्ट भेज रहा है। गिफ्ट के नोट पे नाम लिखा होता है सोंगमियोंग, एक महिला। ये कौन है आगे देखते हैं। पर ऑर्फनेज डायरेक्टर इस बात पे हैरान होती है कि टी शर्ट का साइज एनबी पे बिल्कुल फिट कैसे है। दूसरी तरफ सियोल में हम देखते हैं एनबियोल को। उसे देखने पे हमें पता चलता है कि ये तो सेम टू सेम एनबी की तरह दिखती है, यानी ट्विंस जैसी। उसकी मॉम का नाम है सोंगमियोंग, वही जिसका जिक्र हम कर चुके हैं, जो एनबी को गिफ्ट सेंड करती थी। पर क्या वाकई वही उसे गिफ्ट सेंड करती थी, ये देखना होगा। एनबियोल की मॉम अपनी बेटी का सामान पैक कर रही होती है क्योंकि उसे फेमस टेंपल की ट्रिप पे जाना है, पर वो अपनी मॉम से कहती है कि इतने सामान की उसे क्या जरूरत। पर यहाँ हम एक बात नोट करते हैं कि जो टी शर्ट गिफ्ट मिली थी एनबी को, वही एक टी शर्ट एनबियोल के बैग में भी है। बहरहाल ट्रिप का सामान पैक करने के बाद उसकी मॉम उसे स्कूल छोड़ने जाती है और उसे गुड लक कहती है। फिर हम एनबियोल को उसके स्कूल में देखते हैं। यहाँ कहानी कुछ मुख्तलिफ है। वो स्कूल की जानी मानी लड़की है, उसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं और उसके अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। उसके बाद सब रवाना होते हैं ट्रिप पे, लेकिन दो लड़के उसकी क्लास के नहीं हैं उस बस में। एक का नाम है हान यान, क्योंकि वो एक स्विमिंग स्टार है। अपनी कंपटीशन की वजह से ट्रिप मिस करता है। बस में हम देखते हैं कि एनबियोल लाइव स्ट्रीमिंग स्विमिंग कंपटीशन की कमेंट्री सुन रही होती है। वो किस वजह से हम बताते हैं। दरअसल एनबियोल और हान यान बचपन से ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। एनबियोल बचपन में उसे कहती थी कि तुम्हारे पास बहुत से मेडल हैं, उनमें से कोई एक उसे दे। पर हान यान उसे प्रॉमिस करता है कि जब वो इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीतेगा तो उसे जरूर देगा। हान यान बचपन से ही एनबियोल को पसंद करता है, पर देखना होगा क्या एनबियोल के दिल में भी उसके लिए प्यार है या नहीं। फिर एनबियोल को एक लड़की जोंगसू का टेक्स्ट रिसीव होता है। उसे देख एनबियोल का मूड खराब होता है और वो डर सी जाती है, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि जो पास्ट में नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि वो दोबारा नहीं होगा। वो टेस्ट को पढ़ के शॉक्ड होती है और टेंशन की वजह से मोबाइल उसके हाथ से गिर जाता है, पर वो किसी को कुछ नहीं बताना चाहती। टेक्स्ट मैसेज को पढ़ने के बाद बस में भी उसका मूड सही नहीं होता। उसके फ्रेंड्स उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर वो चुप रहती है और बाद में उन पे गुस्सा होने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लव हाउस में एनबी को। उसकी तबीयत सही नहीं। राजन छोटी सी लड़की उसके लिए फिक्रमंद होती है, पर वो उसे यकीन दिलाती है कि अब से वो बीमार नहीं होगी।
पर ग्रुप लीडर सो यंग उसका पीछा करते लव हाउस तक पहुंच जाती है और डायरेक्टर को झूठ बोलती है कि उसके फादर लव हाउस के फाइनेंशियल हेल्प में उसकी मदद करेंगे। दरअसल ये एक बहाना है, हकीकत में उसे एनबी को बुली करना है, उसे चोट पहुंचाना है। वो उसे तंग करते हैं पर एनबी कुछ नहीं करना चाहती क्योंकि उसके पीछे कोई नहीं, ना माँ ना बाप। वो खामोशी से सब बर्दाश्त करती है। फिर एक दिन एनबी रात को मिलती है सो यंग से, उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने डैड से कह के उसे स्कॉलरशिप दिलाए। पर सो यंग उसका फोन मांगती है और फेक थ्रेड मैसेज सेंड करती है अपने फ्रेंड्स को ताकि वो एनबी को मजीद परेशान कर सके। उसके बुरे रवैये से एनबी गुस्सा होती है, उसे कहती है तुम शुरू से बुरी हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार स्कूल में देखा तब से मुझे तुम बुरी लगती हो। ये सुन सो यंग गुस्सा होकर उसे थप्पड़ दे मारती है, कहती है मुझे और बताओ तुम मेरे बारे में और क्या सोचती हो। फिर वो लड़ने लगते हैं, एनबी भी लड़ना चाहती है उससे, पर वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है, इसका सारा इल्जाम उल्टा एनबी पे लगेगा। सो क्या एक हादसा होते होते बच जाता है। वो कैसे? जब वो दोनों लड़ रहे होते हैं तभी स्टेक ऑफ बीम सो यंग पे गिरने ही वाला होता है, तभी एनबी आके उसे बचाती है और सारा मलबा आ गिरता है उस पे। दूसरी तरफ स्कूल ट्रिप में हम एनबी को परेशान देखते हैं क्योंकि वो अपनी ट्विन सिस्टर की तलाश में है। वो फेक आईडी से राब्ता करती है लव हाउस और एनबी का पूछती है, पर यहाँ हम ये देखते हैं कि एनबी उसी रेस्टोरेंट में है, पार्ट टाइम जॉब कर रही है। एनबी उसे कॉल करती है पर एनबी की कॉल उठाने से पहले ही कॉल कट हो जाती है। दोनों एक दूसरे के पास हैं पर वो एक दूसरे को देख नहीं पाते। उसके बाद एनबी को हम बाथरूम में देखते हैं, अचानक वहाँ की लाइट्स ऑफ होती हैं। वो ये देख डरने लगती है क्योंकि उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है। कोई उसके दरवाजे के सामने आता है पर उसके लेग ही उसे नीचे से नजर आते हैं। एनबी चीख के कहने लगती है, क्या ये तुम हो? तुम कब से मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? दरअसल उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है, देखना होगा वो कौन है और किस वजह से उसके पीछे है। बहरहाल एनबी डर सी जाती है और ऊपर देखते ही जोर से चीखने लगती है, पर वहाँ कोई नहीं। बाहर सब जमा होते हैं ताकि ग्रुप फोटो ले सकें। फोटो लेते वक्त एनबी भी उसमें आ जाती है पर एनबी अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं होती फोटो में। कुछ देर बाद उन सबको एहसास होता है कि एनबी नहीं है उनके साथ। फिर क्या सब चिंता करने लगते हैं और ढूंढने लगते हैं एनबी को, पर उसका कोई नामो निशान नहीं, वो नहीं मिलती किसी जगह। उसके बाद एनबी के फ्रेंड्स फोन करके उसकी मॉम को बताते हैं। जब मॉम को पता चलता है कि उसकी बेटी मिसिंग है तो वो बहुत ही परेशान होने लगती है और रवाना होती है टोंगयोंग। वहाँ पहुँच के उसे टीचर्स बताते हैं कि हम किसी न्यूज का वेट कर रहे हैं, पर एनबी की मॉम रोते हुए उन्हें कहती है कि मेरी बेटी का पता लगाओ। एनबी की मॉम अपनी बेटी से बेहद प्यार करती है, पर देखना होगा क्या एनबी मर गई है या मामला कुछ और है। दूसरी तरफ स्कूल में एनबी को टीचर्स कहते हैं कि तुम माफी मांगो सो यंग से, पर एनबी कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं, वो माफी नहीं मांगेगी। पर सो यंग प्रोसिक्यूटर की बेटी है। स्कूल कमेटी एनबी के खिलाफ फैसला देती है और उसे स्कूल से निकालते हैं, पर ये नाइंसाफी है क्योंकि एनबी ने ही सो यंग की जान बचाई थी और ऊपर से उस पे ही इल्जाम लगाया गया। बहरहाल एनबी रिक्वेस्ट करती है कि उसे आखिरी दिन स्कूल में गुजारने दिया जाए। फिर वो स्कूल आती है आखिरी बार क्लास में। उसे सो यंग कहती है कि मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, पर एनबी कहती है कि तुम किस हद तक गिर सकती हो। उसके बाद सो यंग एनबी को कर्टेन के पीछे कैद करती है, उसकी जबरदस्ती वीडियो बनाने लगती है और उसे कहती है कि अगर फिर से तुमने कुछ किया तो ये वीडियो वायरल कर देंगे। उसके बाद एनबी वहाँ से रोते हुए भागती है और स्कूल के बाहर आके अपना नेम टैग नीचे फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर आता है कहानी में ट्विस्ट। स्कूल से बाहर जाते ही एनबी पानी में जंप करके सुसाइड कर लेती है क्योंकि जो उसके साथ हुआ स्कूल में वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसके डेस्क में गुड बाय फ्रेंड्स का नोट लिखा होता है और यहीं पे एपिसोड एंड होता है। एक तरफ एनबी मिसिंग है और दूसरी तरफ एनबी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। कहानी वही खत्म हुई थी जब एनबी पानी में जंप करती है, लेकिन कोई आके उसे पानी से निकालने की कोशिश करता है। ये कौन हो सकता है, देखना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि 10 दिन हो गए हैं पर एनबी की मॉम को उसकी बेटी का पता नहीं चला। वो अपनी बेटी को तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश करती है।
उसकी मॉम की उम्मीद खत्म होने लगती है, तभी उसे किसी की कॉल आती है। उसके बाद हम सॉन्ग मी यंग को हॉस्पिटल में देखते हैं। यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये तो एनबी है, ना कि एनबियोल। सॉन्ग मी यंग अपनी बेटी को जिंदा देख खुश होती है, पर होश आने पे एनबी उसे नहीं पहचान पाती। दरअसल उसकी यादाश्त मिट गई है। पर यहाँ हम ये देखते हैं कि एनबी ने एनबियोल की जगह ले ली है और उसे कुछ याद भी नहीं। बहरहाल एनबी को नई जिंदगी मिल गई है, उसे न्यू नेम भी मिला, यानी एनबियोल, क्योंकि उसे कुछ याद नहीं। सॉन्ग मी यंग उसे अपने घर ले जाती है, अपनी बेटी एनबियोल समझ के। फिर हान यान को हम स्कूल में देखते हैं। फ्लैशबैक में 10 दिन पहले हान यान मिला था एनबियोल से, क्योंकि उसने नेशनल लेवल पे मेडल जीता था। वो एनबियोल को वो मेडल देना चाहता था। पर यहाँ हम देखते हैं कि एनबियोल परेशान है, उसकी नेक में चोट लगी हुई है। दोनों की मुलाकात अच्छी नहीं होती। एनबियोल उसे कहती है कि हम बचपन में जरूर अच्छे दोस्त थे, पर अभी सब चेंज हो गया है, अब तुम्हें मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर एनबियोल वहाँ से चली जाती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि हान यान एनबियोल को लेकर परेशान है, क्योंकि वो मिसिंग है। फिर एंट्री होती है ड्रामे में सेकंड में लीड टैग ग्वांग की। वो हॉस्पिटल में है और बिल्डिंग से लटक रहा होता है, पर जब उसकी नज़र पड़ती है एनबी पे तो वो उसे हाय कहता है, पर एनबी जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे नहीं पता ये कौन है। पर ये तो एनबियोल का क्लास फेलो है। टैग ग्वांग की पर्सनैलिटी दूसरों से मुख्तलिफ है। वो अजीब हरकतें करता है, वो अपनी मर्जी का मालिक है, यानी बिगड़ा हुआ रईसज़ादा। हान यान को अपनी फ्रेंड से पता चलता है कि एनबियोल एक हॉस्पिटल में एडमिट है। वो बिना वक्त ज़ाया किए वहां पहुंच जाता है, क्योंकि 10 दिन बाद एनबियोल का पता चला है। दोनों का आमना सामना होता है, पर एनबी उसे नहीं जानती। वो हान यान को इग्नोर करती है और चली जाती है, पर हान यान उसके पीछे जाता है। एलिवेटर में भी एनबी उसे इग्नोर करती है और फिर से चली जाती है, पर हान यान सोच में होता है कि इसे क्या हो गया है। फिर क्या वो एनबियोल के पीछे जाता है और उसे गले लगा लेता है, क्योंकि वो खुश है कि एनबियोल वापस आ गई है। फिर जाके हान यान को पता चलता है कि एनबियोल की यादाश्त चली गई है। एनबियोल, जो कि दरअसल एनबी है, वो पूछती है हान यान से क्या हम क्लोज फ्रेंड्स थे, पर वो कहता है कि ये मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम्हारी यादाश्त वापस आएगी। फिर हम एनबी को देखते हैं अपने घर। यहाँ हमें ये पता चलता है कि एनबियोल के पास सब कुछ था, पर वहीं एनबी को एनबियोल की सीक्रेट नोटबुक मिलती है। वो नोटबुक को देखने लगती है, पर वो सही नहीं देख पाती, क्योंकि उसकी मॉम उसे बुला लेती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि दरअसल एनबियोल को सॉन्ग मी यंग ने अडॉप्ट किया था, लेकिन वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। अगले दिन ठीक होने के बाद एनबी जाती है स्कूल। दरअसल उसकी याददाश्त मिटने के बाद वो एनबियोल की जिंदगी जी रही है। उसके फ्रेंड उसे देख खुश होते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि इसकी याददाश्त चली गई है। एक लड़की शॉक्ड होती है और सोचती है क्या वाकई इसकी याददाश्त मिट गई है। उसके बाद स्कूल में टैग ग्वांग अजीब हरकतें करता है, बैग फेंकता है क्लासमेट पे। बाद में हम देखते हैं कि इसे इसकी वजह से मार पड़ती है, पर देखना होगा टैग ग्वांग अजीब क्यों है। एनबी जा रही होती है, तभी वो सुन लेती है कि वो स्कूल ट्रिप के दौरान मिसिंग हो गई थी। फिर क्या वो सोचने लगती है कि क्या हुआ था स्कूल ट्रिप में, क्योंकि उसे तो कुछ पता नहीं। टीचर किम क्लास में आके रिजल्ट अनाउंस करता है, जिसमें एनबियोल ने फर्स्ट पोजीशन ली है। ये सुन के सब क्लैपिंग करते हैं। टीचर किम एनबियोल से कहता है कि तुम इसी तरह मेहनत करती रहो। फिर टैग ग्वांग मिलता है हान यान से। वो उससे मिलके खुश होता है, क्योंकि वो गोल्ड मेडलिस्ट है। दोनों सेल्फी लेते हैं। फिर टैग ग्वांग को पता चलता है कि हान यान तो उसके ही क्लास में है। पर तभी कोई कार से उतरता है। ये स्कूल बोर्ड डायरेक्टर गोंग जे है, यानी टैग ग्वांग का फादर। वो हान यान को मेडल जीतने पे कांग्रेट्स कहता है और उसे डिनर पे बुलाता है। हान यान उसे हाँ कहता है। जब वो जा रहा होता है, तभी टैग ग्वांग अपने फादर से कहता है कि हान यान उसका क्लास फेलो है, क्या मैं भी डिनर में आ सकता हूँ। पर उसका फादर उसे लिफ्ट नहीं कराता और ना कह के वहाँ से चला जाता है। ये देख टैग ग्वांग दुखी होता है। उसके बाद हान यान एनबियोल को देख उससे मिलने की कोशिश करता है, पर तभी एनबियोल के फ्रेंड्स आके उसे वहाँ से ले जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि हान यान अपने डैड के साथ रहता है। वो दोनों साथ बैठ के रेमन खा रहे होते हैं। फिर हम टैग ग्वांग को उसके घर देखते हैं, जहां वो डिनर कर रहा होता है। तो तभी उसकी नज़र न्यूज़पेपर पे पड़ती है। उसमें उसके डैड का इंटरव्यू छपा होता है। उस इंटरव्यू में उसके डैड ने ये अल्फाज कहे थे कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टूडेंट स्टडीज़ करते हैं या नहीं, वो जिसमें खुश हैं वही सही है।
ये पढ़ के ताएगोंग जोर से हंसने लगता है क्योंकि उसका डैड उसकी इज्जत इस वजह से नहीं करता क्योंकि वो स्टडीज में कमजोर है। तभी उसके डैड आते हैं। वो डैड से कहता है क्या वाकई ये आपने लिखा है? मुझे नहीं लगता कि ये आपके ख्यालात हैं क्योंकि आप ये समझते हो कि जिन बच्चों को प्रॉब्लम है उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए। वो ये इसलिए कहता है क्योंकि उसका डैड उसे सही तरीके से ट्रीट नहीं करता और उसे हर वक्त इग्नोर करता रहता है। फिर बस स्टॉप में एनबी को उसकी क्लासमेट योंग इन के साथ देखते हैं। एनबी उससे बात करने की कोशिश करती है पर वो उसे इग्नोर करती है। ये देख एनबी कहती है कि शायद हम क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे इसलिए तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो। फिर बस आती है। योंग इन एनबी को कहती है कि तुम दूसरे बस में आना, यानी वो नहीं चाहती कि ये इसके साथ सफ़र करे। बहरहाल देखना होगा वो एनबी से नफरत क्यों करती है। दूसरी तरफ एन ब्योल की मॉम अपनी बेटी के इंतज़ार में होती है क्योंकि उसे लेट हो गया है। वो इसलिए कि वो देर तक अपने फ्रेंड्स के साथ थी। फिर हमें पता चलता है कि योंग इन की मॉम वही जिससे एन भी बस स्टॉप पे बात करने की कोशिश कर रही थी, उसके घर ज्वेलरी चोरी हुई है। उसकी मॉम समझती है कि ये उसकी मेड ने की होगी चोरी, पर तभी एन ब्योल आ जाती है। फिर अगली सुबह एन भी बाईसाइकिल जा रही होती है तो तभी वो सोचती है कि वो क्यों सुबह को 5 बजे उठती है। दरअसल ये इस वजह से क्योंकि उसका यही रूटीन था लव हाउस ऑर्फनेज में, पर उसे अभी तक कुछ याद नहीं आया। तभी हान यान आता है वहाँ। वो एन बी से मिलता है जिसे वो एन ब्योल समझता है। दोनों बातें करते हैं। हान यान कहता है कि मैं किसी को देखने गया था एक रात जब तुम स्कूल ट्रिप में थी। एन बी पूछती है किसको, पर वो उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन यहाँ हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एन ब्योल को देखने गया होगा। फिर हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में जो ज्वेलरी चोरी हुई थी, दरअसल वो योंग इन ने ही चुराई थी और जाके बेच दी थी। पुलिस डिटेक्टिव उससे पूछता है कि बाकी ज्वेलरी कहाँ है। स्कूल में एन भी अपनी क्लास में होती है। तभी डीन आके उसे कहता है कि तुम अपना लॉकर खोलो, पर एन भी कहती है कि उसे पासवर्ड याद नहीं। फिर डीन लॉकर तोड़ने को कहता है। ये देख ताएगोंग आगे बढ़ के चेयर दे मारता है लॉकर में। जब लॉकर ओपन होता है तो उसमें से ज्वेलरी निकलती है। योंग इन कहने लगती है कि ये तो मेरी मॉम की ज्वेलरी है। फिर सब स्टूडेंट शॉक्ड होते हैं कि एन ब्योल ने चोरी क्यों की है। एन भी सोच रही होती है कि ये ज्वेलरी उसके लॉकर में कैसे आया। तभी टीचर किम उसकी तरफ बढ़ता है। ये देख हान यान एन ब्योल का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है। हान यान एन बी को अपने साथ ले जाता है, पर एन बी उससे कहती है कि छोड़ो मुझे, मैं खुद ही पता लगा लूंगी कि आखिर सच क्या है। हान यान कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी याददाश्त वापस आ सके। तुम अपने आप पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि योंगिन कहती है कि उसे एन ब्योल ने धमकाकर चोरी करवाई पैसों के लिए। एन भी हान यान के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है तो तभी हान यान उससे कहता है कि तुम्हारी गर्दन पे जो चोट का निशान था वो कहाँ गया? अरे फ्रेंड्स, वो निशान होगा भी कैसे? वो निशान तो एन ब्योल के गर्दन में था। ये तो एन भी है। उसके बाद एन बी खुद ही सारी गुत्थी सॉल्व कर लेती है कि एन ब्योल ने वो गहने चोरी नहीं किए थे। दरअसल एन ब्योल और योगिन ने पहले ही अपना लॉकर एक्सचेंज कर लिया था। जब एन बी योगिन को उसका लॉकर खोलने के लिए कहती है तो वो देखती है कि योगिन के लॉकर में तो एन ब्योल की नोटबुक निकलती है। कुछ देर के लिए तो योगिन को ऐसा लगता है कि एन ब्योल यानी एन बी की याददाश्त वापस आ गई है। योगिन एक्सेप्ट करती है कि वो एन ब्योल की रेपुटेशन खराब करना चाहती थी, तो एन बी उससे पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो योगिन कहती है कि उसे लगता था कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि योगिन ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो अपनी क्लास में लेफ्ट आउट फील करती थी। वो अपने दोस्त बनाने के लिए उन पे ढेर सारा पैसा खर्च करती थी, तो इसलिए कुछ लड़कियां दोस्त बनकर उसके साथ रहती थीं। और इसी तरह एक बार योगिन ने एन ब्योल के ऊपर पैसे खर्च करने की कोशिश की, लेकिन एन ब्योल ने उसे रूडली मना कर दिया और उससे कहा कि आखिर तुम खरीदना क्या चाहती हो, सामान, दोस्त या टाइम? और इस बात का योगिन को काफ़ी बुरा लग गया था। अच्छी बात यह है कि योगिन को अपनी गलती का एहसास हो गया है क्योंकि वो जिस दोस्तों के साथ रहती थी वो तो इसे मनी वॉलेट की तरह यूज़ करते थे। उसके बाद एन बी और हान यान स्विमिंग पूल के पास मस्ती कर रहे होते हैं तो तभी एन बी का पाँव फिसल जाता है और वो पानी में डूबने लगती है।
पानी में गिरने के बाद एनबी की याददाश्त वापस आने लगती है और उसे याद आ जाता है कि वो कौन है। हान यान उसे पानी से बाहर निकालता है, लेकिन एनबी एकदम से शॉक्ड हो चुकी है और यहाँ एनबी को ये भी याद आ चुका है कि जब उसने पानी में गिर के सुसाइड करने की कोशिश की थी तो उसे उसकी बहन एनब्योल ने ही बचाया था। घर में एनब्योल की सीक्रेट नोटबुक में अपनी ऑर्फनेज वाली ग्रुप पिक्चर भी देख लेती है और आकर अपनी मॉम को हक करके रोती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं बताती। नेक्स्ट डे एनबी डिसिप्लिन हेयरिंग में जाती है और सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेती है और एक्सेप्ट करती है कि हाँ, उसने योगन को बुली किया था। वो कहती है कि दुनिया का डरावना शब्द ये होता है कि मैं अब तुम्हारी दोस्त नहीं रहूंगी, हमें लाइफ में सिर्फ एक दोस्त ही की तो ज़रूरत होती है। तो योगन उसकी सारी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है। एनबी ने ये इसलिए किया क्योंकि उसे योगन के उस दर्द का एहसास होता है, क्योंकि वो भी उसी दर्द से गुजर चुकी है जब उसका कोई दोस्त नहीं हुआ करता था। उसके बाद योगन को एक कार्ड मिलता है जिसमें एनबी ने उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, तो योगन उसे देखकर काफ़ी खुश होती है। लेकिन योगन ये डिसाइड करती है कि वो अब इस स्कूल से ट्रांसफ़र हो जाएगी और एक नई शुरुआत करेगी, और जाने से पहले वो गिफ्ट में अपने सारे क्लासमेट्स को उनकी ड्राइंग बनाकर देती है। उसके बाद एनबी को इस बात का अफसोस होता है कि उसकी याददाश्त आखिर क्यों वापस आई। तो घर आकर एनबी छानबीन करने लगती है तो उसे पता चलता है कि जो गिफ्ट्स उसे मिलते थे वो उसकी बहन एनब्योल ही उसे भेजती थी। एनबी को पता चलने के बाद कि उसकी सिस्टर एनब्योल ही उसे गिफ्ट सेंड करती थी, वो शॉक्ड होती है। पर एनबी को डायरी से ये भी पता चलता है कि 12 साल पहले सोंगमी उससे मिली थी। दरअसल सोंगमी को पता नहीं था कि एनब्योल की ट्विन सिस्टर है। वो लव हाउस में पहले मिल चुकी थी एनबी से, पर बाद में उसने एनब्योल को अडॉप्ट किया था। सच सामने आने के बाद एनबी घर छोड़ के चली जाती है और सोंगमी को लेटर में लिखती है कि आपको गलतफहमी हुई है, मैं आपकी एनब्योल नहीं हूँ। एनबी बस में बैठ के पहुंच जाती है टोंगयोंग सिटी और जाती है वही हॉस्पिटल जहां उसे सुसाइड अटेम्प्ट के बाद लाया गया था। पर वहां से उसे शॉकिंग बात पता चलती है कि जिस दिन उसे रेस्क्यू किया गया था उसके पास ही एक लाश मिली थी उनको। ये सुनने के बाद एनबी को सदमा लगता है और समझती है कि उसकी सिस्टर मर चुकी है। क्या वाकई एनब्योल मर चुकी है? देखना होगा। उसका शक यकीन में तब बदल जाता है जब वो मेमोरियल साइट जाती है तो वहाँ उसकी पिक्चर लगी होती है। दरअसल ये देखने के बाद वो इमोशनल होती है और रोती है। ये उसके लिए बहुत बड़ा सदमा है क्योंकि वो कभी अपनी सिस्टर से नहीं मिली थी। सोंगमी चैन से नहीं बैठती और सीधी पहुंच जाती है लव हाउस ऑर्फनेज। वहां से उसे पता चलता है कि वो एनब्योल ही थी जो अपनी सिस्टर को गिफ्ट सेंड करती थी सोंगमी के नेम से। ये भी उसे पता चलता है कि एनबी ने सुसाइड इस वजह से की थी क्योंकि स्कूल में उसे बुली किया गया था। ये बातें सोंगमी के लिए शॉकिंग होती हैं क्योंकि उसे पता चला है कि एनबी और एनब्योल ट्विन सिस्टर थे, लेकिन उनमें से एक मर चुकी है। उसके बाद सोंगमी मेमोरियल साइट जाती है। वहाँ एनबी पहले से मौजूद होती है। वो उसे रोते हुए कहती है कि तुम मेरी एनब्योल हो ना। दरअसल सोंगमी उसे एनब्योल इसलिए समझ रही है क्योंकि उसने एनब्योल को जो चीज़ें दी थी ट्रिप पे जाने से पहले वो एनबी के पास भी थी जब वो हॉस्पिटल में थी। बहरहाल एनबी उसे कहती है कि मुझे अपनी सिस्टर ने बचाया था, मैं एनब्योल नहीं हूँ। पर सोंगमी बिलीव नहीं करती कि उसकी बेटी मर चुकी है। दूसरी तरफ ताएगोंग अपने घर आता है। उसे टीवी न्यूज से पता चलता है कि उसकी मॉम तीसरी मर्तबा शादी कर रही है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उसकी मॉम और उसके डैड के बीच ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। उसकी मॉम डिवोर्स चाहती थी, पर ये बातें ताएगोंग सुन लेता है। उस दिन उसका बर्थडे भी था। वो खौफजदा हो जाता है और टेबल पे रखे केक को फेंक देता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि ताएगोंग को माँ का प्यार नहीं मिला। उसके फादर ने बचपन से उसे सही ट्रीट नहीं किया था, तभी वो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड बन गया। उसकी सही परवरिश नहीं हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि एनबी वापस जाना चाहती है लव हाउस ऑर्फनेज में। सोंगमी उसे ड्रॉप करने आई है। अब सोंगमी बिलीव करने लगती है कि उसकी बेटी एनब्योल शायद मर चुकी है। वो एनबी से कहती है कि अगर तुम्हें कोई चीज़ या पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। एनबी उसे थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने बहुत प्यार दिया था उसे।
एनबी कार से उतर के जाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि सॉन्गमी जाके उसे गले लगा लेती है और इमोशनल होके उसे कहती है कि मुझे क्यों लगता है कि तुम मेरी बेटी जैसी हो, मेरे लिए तुम मेरी एन ब्योल हो, तुम सब कुछ भूल के फिर से मेरी बेटी बन जाओ, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। ये बातें सुन एनबी भी इमोशनल हो जाती है और ना चाहते हुए भी वो मान जाती है। एनबी वापस सॉन्गमी के घर आती है। अब वो उसकी बेटी बन के रहेगी। सॉन्गमी भी खुश है पर वो दुखी जरूर है क्योंकि उसे अब लगता है कि शायद उसकी बेटी एन ब्योल मर चुकी है। एन भी अपनी सिस्टर का नेम टैग देख के प्रॉमिस करती है कि वो अब से खुश रहेगी और वो अपनी सिस्टर को याद करके कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे एक और मौका दिया जीने का। जो मिस्ट्री गर्ल एन ब्योल को मैसेज कर रही थी, दरअसल वो 1 साल पहले ही मर चुकी है। फिर वो कौन थी जो एन ब्योल को मैसेज करके डराती थी? देखना होगा सच कब पता चलता है। बहरहाल एन भी बस में मिलती है हानियान से, पर वो खुश नहीं होती क्योंकि उसे लगता है कि हानियान उसे एन ब्योल समझता है जो वो नहीं है। वो सोच में पड़ जाती है कि वो अब क्या करे, लेकिन हानियान एन ब्योल को लाइक करता है बचपन से। देखना होगा उसे कब पता चलेगा कि ये एन ब्योल नहीं है। स्कूल में एन ब्योल के फ्रेंड जब उसकी हैंड राइटिंग देखते हैं तो थोड़े हैरान होते हैं क्योंकि वो चेंज है, जिनकी मेमोरी चली जाती है पर उनकी हैंड राइटिंग चेंज नहीं होती। पर उसके फ्रेंड इस बात को इग्नोर कर देते हैं। ताएगोंग एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल पहुंच जाता है। एन भी उसे देखने जाती है, दोनों बातें करते हैं। ताएगोंग उसे बताता है कि उसकी मॉम फेमस मूवी स्टार है। उसके बाद टीचर किम और एन भी जा रहे होते हैं, तभी दोनों को एक साथ मिस्ट्री गर्ल जोंगसू का टेक्स्ट आता है। उसको पढ़ने के बाद एन भी को याद आता है कि वो स्टोर के बाहर जिससे मिली थी वो जोंगसू की मॉम थी। जब एन भी जोंगसू का नाम लेती है तो टीचर किम सुन लेता है। एन भी उसे बताती है कि उसे टेक्स्ट आया है उसका। एन भी टीचर किम से पूछती है क्या आप जोंगसू को जानते थे, पर टीचर किम उसे कुछ नहीं बताता। यहाँ हमें ये महसूस होता है कि वो कुछ छुपा रहे हैं क्योंकि टेक्स्ट उन्हें भी आया था जोंगसू का। देखना होगा क्या गड़बड़ है इस जोंगसू में। स्कूल में एन भी हानियान से पूछती है क्या तुमने मुझे देखा था जब मैं ट्रिप में थी, पर हानियान में हिम्मत नहीं कि वो सच बताए कि वो गया था एन ब्योल को देखने, लेकिन वो झूठ बोल के कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं देखा था। दूसरी तरफ ताएगोंग का फादर आके उस पे गुस्सा होता है क्योंकि वो समझता है कि ताएगोंग खामखा लड़ता है स्कूल में। उसका फादर उसे कहता है कि तुम अब्रॉड चले जाओ, अब मैं यही चाहता हूँ, पर ताएगोंग कहता है कि आप अपना असली चेहरा दिखा रहे हो, आप मुझसे जान छुड़ाना चाहते हो ना। वो अपने फादर को जिम्मेदार समझता है अपनी इस हालत का। यहाँ हमें ये पता चलता है कि बाप और बेटे के बीच बहुत सी गलत फहमियाँ हैं, उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं। ताएगोंग बाहर जाके फ्रस्ट्रेट होता है क्योंकि उसके डैड उसको अपने बेटे जैसा नहीं समझता। दूसरी तरफ हानियान मिलना चाहता है एन ब्योल से क्योंकि वो अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहता है जो उसने बचपन में किया था, यानी एन ब्योल को अपना मेडल दे। वो टेक्स्ट करता है एन ब्योल को और मिलने को कहता है, पर हम देखते हैं कि एन भी बाहर है, उसका सेल फोन उसके पास नहीं है। एन बी और ताएगोंग ब्रिज पे मिलते हैं। ताएगोंग उसे सॉरी बोलता है क्योंकि स्कूल में जब उसकी लड़ाई हो रही थी तो उसने एन बी को धक्का दिया था, पर वो ये भी कहता है कि तुम्हें दूसरों के बीच टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी। पर जब एन बी जा रही होती है तभी ताएगोंग कहता है कि तुम क्यों नहीं समझती हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये सुन एन बी मुस्कुराती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हानियान ब्रिज के पास है। वो एन ब्योल को ताएगोंग के साथ देखता है। ताएगोंग एन ब्योल को सेगवे चलाना सिखा रहा होता है। दोनों हंस रहे होते हैं। दोनों को साथ देख हानियान सैड होता है क्योंकि वो एन ब्योल से मिलके उसे मेडल देना चाहता था, पर वो अब दुखी है। वो बिना मिले वहाँ से चला जाता है। अब आता है ड्रामे में ट्विस्ट। अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि न्यू लड़की ट्रांसफर होके यहाँ आई है। जब वो लड़की क्लास के अंदर दाखिल होती है तो हम देखते हैं ये तो सो यंग है, वही लड़की जिसकी वजह से एन बी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। अब वो यहाँ आ पहुंची है। क्या इत्तेफाक है। अब ड्रामा इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि फसाद की जड़ बुली गर्ल सो यंग आ गई है। एनबी की नज़र जब पड़ती है उस पे तो वो टेंस होती है क्योंकि ये वही लड़की है जिसने उसका जीना हराम कर दिया था जब वो टोंगयोंग स्कूल में थी। और जब सो यंग की नज़र पड़ती है एनबी पे वो शॉक्ड होती है क्योंकि वो समझ रही थी कि एनबी तो मर चुकी है।
जब हान यान एन बी और ताए गोंग को एक साथ देख लेता है तो वो दुखी होकर वापस चला जाता है। एन बी जब वापस आती है तो गेट पे मेडल पड़ा देखती है जो हान यान रख के गया था। वो अपना सेल फोन चेक करती है तो उसमें हान यान का मैसेज होता है। एन बी उसे रिप्लाई लिखती है, क्या मेडल तुमने रखा है? हान यान कहता है, हाँ, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहता था। एन बी उसे थैंक्स बोलती है, पर हान यान को हम सैड देखते हैं क्योंकि वो मिलके उसे मेडल देना चाहता था पर ऐसा नहीं हो सका। पर एन बी जब मेडल रख रही होती है तो उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें कार्ड्स होते हैं जो हान यान एन ब्योल को सेंड करता था। एन बी को अपनी सिस्टर एन ब्योल और हान यान के चाइल्डहुड पिक्चर्स भी मिलते हैं। अब आते हैं वहीं जहां पिछला पार्ट एंड हुआ था। सो यंग के क्लास में एंट्री के बाद दोनों एक दूसरे को देख शॉक्ड होते हैं। उसके बाद सो यंग को महसूस होता है कि एन बी और हान यान एक दूसरे के करीब हैं, पर वो अभी तक सोच में होती है ये कहीं एन बी तो नहीं। वो जाके एन बी से पूछती है, क्या तुम मुझे पहचानती हो? पर एन बी उसके सामने ऐसे पेश आती है कि वो उसे नहीं जानती। सो यंग उससे माफी मांगती है क्योंकि जब वो हॉस्पिटल में थी तो वहाँ वो उसे एन बी समझ के तंग कर रही थी, पर एन बी उसके खतरनाक इरादों को जानती है, उसे इग्नोर करना चाहती है। दूसरी तरफ ताए गोंग का फादर उसे अब्रॉड स्टडी के डॉक्यूमेंट्स देता है। उसका डैड उसे आउट ऑफ कंट्री भेजना चाहता है, पर हम ये देखते हैं कि वो याद करता है वो पल जो उसने एन बी के साथ बिताए थे बीच साइड पे। वो खुश है क्योंकि वो अब एन बी को लाइक करने लगा है। लव ट्रायंगल की शुरुआत हो चुकी है ड्रामे में। देखना होगा एन बी के दिल में कौन है। एक रात जब एन बी कंप्यूटर में सर्च करती है तो वो देखती है आर्टिकल जिसमें उसके सुसाइड के बारे में लिखा गया है, यानी इसी बदनामी की वजह से सो यंग को टोंगयोंग शहर छोड़ना पड़ा था। सारा ब्लेम उस पे आ गया था। एन बी आर्टिकल को देख सैड हो जाती है। उसे पुराने दिन याद आते हैं जब उसने जिंदगी से तंग आके सुसाइड अटेम्प्ट किया था। तभी उसे मिस्ट्री गर्ल जंगसू का ईमेल रिसीव होता है। वो उसे मिलने को कहती है और लाइब्रेरी में रखे एक बुक का बताती है। पर जब अगले दिन एन बी लाइब्रेरी जाती है तो उसे बुक तो मिलता है पर उसके अंदर से उसे कुछ भी नहीं मिलता, यानी कोई तो है जो जोंगसू बन के उसे डरा रही है। जब वो क्लास में वापस आती है तो वहाँ सो यंग भी होती है। सो यंग को पता चलता है कि इंसिडेंट की वजह से एन ब्योल की मेमोरी चली गई है। उसे अब पास्ट के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं। ये बात सो यंग के लिए शॉकिंग होती है। उसके बाद लंच के दौरान हम देखते हैं कि सो यंग आके एन बी के पास बैठी है। हान यान ताए गोंग भी साथ ही बैठे होते हैं। सो यंग को महसूस होता है कि एन ब्योल के तो यहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। वो कहने लगती है कि एन ब्योल जैसी लुक लाइक लड़की उसके स्कूल में थी जब वो टोंगयोंग में थी। सो यंग कहती है कि वो कभी उसकी पिक्चर सबको दिखाएगी। उसकी बातें सुन एन बी टेंस होती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके पास्ट के बारे में किसी को पता चले। उसके बाद हम देखते हैं कि सो यंग एन बी की पिक्चर्स लेने की कोशिश करती है, पर ताए गोंग आके उसे इंटरप्ट करता है। जब एन बी को पता चलता है कि सो यंग उसकी पिक्चर्स ले रही थी तो वो गुस्सा होती है उस पे। सो यंग उसे सॉरी बोलती है, लेकिन जब स्कूल गर्ल सो यंग के साथ पिक्चर्स ले रहे होते हैं तो एन बी को साथ आने को कहते हैं, पर वो चली जाती है। ये देख सब सोचने लगते हैं कि एन ब्योल सो यंग को क्यों डिसलाइक करती है। ताए गोंग टीचर किम से मिलके उसे कहता है कि डैड मुझे अब्रॉड भेजना चाहते हैं। टीचर किम पूछता है, क्या तुम भी ऐसा ही चाहते हो? वो कहता है कि मैं क्या करूं, जो डैड की मर्जी। फिर वो स्कूल विथड्रॉल फॉर्म पे सिग्नेचर करता है। हान यान एन ब्योल के घर के बाहर से गुजर रहा होता है तो वो बैठ जाता है उसके गेट के पास और मैसेज टाइप करता है ताकि उसे भेज सके। पर तभी एन भी आ जाती है, उसे देखती है, दोनों मिलते हैं। एन भी कहती है कि उसे भूख लगी है। जब रेस्टोरेंट में वो रेमन खा रहे होते हैं तो एन भी उससे पूछती है कि कौन सा प्रॉमिस तुमने किया था। वो कहता है कि जब मैं नेशनल लेवल पे मेडल विन करूंगा तो तुम्हें दूंगा। ये प्रॉमिस बचपन में मैंने तुमसे किया था। हान यान ये भी कहता है कि ये मैं पहले तुम्हें स्कूल ट्रिप के दौरान देने आया था, पर तुम उस टाइम अपसेट थी। दरअसल वो एन ब्योल थी जो जोंगसू को लेकर डरी हुई थी। बहरहाल ये सुन एन भी समझ जाती है कि हान यान उसकी सिस्टर को लाइक करता था, तभी वो मिलने गया था उससे। पर हान यान के लिए ये बात हैरानकुन होती है कि इस रेस्टोरेंट में वो बहुत बार आ चुका है एन ब्योल के साथ, पर उसे ये भी याद नहीं है। बहरहाल वो एन ब्योल से कहता है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं मेमोरी वापस लाने में? पर वो ना कहती है क्योंकि हान यान उसकी सिस्टर एन ब्योल को लाइक करता था, पर ये तो एन बी है। क्या कभी एन बी उसे बता पाएगी वो एन ब्योल नहीं है? देखते हैं आगे कब पता चलता है।
उसके बाद सो योंग ऑनलाइन मिसिंग पर्सन ऐड को देख सोचने लगती है, क्योंकि जिस दिन एन ब्योल मिसिंग हुई थी उसी दिन एन बी ने भी सुसाइड की थी। अब वो सोचने लगती है कि शायद ये दोनों ट्विन सिस्टर्स तो नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि सो योंग एन बी के करीब आना चाहती है ताकि उसे पता चल सके कि असल में ये कौन है, पर एन बी उसे इग्नोर करती है। वो दोस्ती नहीं करना चाहती उसके साथ। जब वो जा रही होती है तो एक लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है। एन बी कहती है क्या तुम जोंग सू हो, पर वो कहती है क्या तुम्हें वाकई कुछ याद नहीं कि जोंग सू तो 1 साल पहले ही मर चुकी है स्कूल में। ये बात एन बी को पता नहीं थी। वो ये सुन के घर वापस जाती है तो वहाँ से उसे कुछ मिलता है। जब वो लाइब्रेरी जाती है तो उसे वो बुक मिल जाती है जिसमें लिखा होता है कि ठीक है तुम मुझे इग्नोर करो पर तुम मेरी ओनली फ्रेंड हो। दरअसल ये उसने एन ब्योल के लिए लिखा था। उस बुक में जोंगसू के लेटर्स भी उसे मिलते हैं, यानी एन ब्योल और जोंगसू दोनों फ्रेंड्स थे, पर उसकी मौत किस वजह से हुई ये बात एन बी को पता नहीं। उसके बाद एन बी को अपनी सिस्टर एन ब्योल की डायरी से पता चलता है कि कोई जोंगसू बनके उसे मुसलसल डरा रहा है, क्योंकि जो उसके पीछे है वो समझता है कि जोंगसू की मौत की जिम्मेदार एन ब्योल भी है। एन ब्योल लिखती है कि वो बहुत डरी हुई है। ये बातें उसने मॉम को नहीं बताई थी क्योंकि वो चाहती थी कि उसे सज़ा मिलनी चाहिए, मतलब कि वो भी खुद को जोंगसू की मौत का जिम्मेदार समझती थी। लेकिन सच क्या है देखते हैं कब पता चलेगा। एन ब्योल की डायरी के लास्ट पेजेस गायब होते हैं। ये देख एन बी अंदाजा लगाती है कि शायद उसने ली होगी जो एन ब्योल को डरा रही थी। बाद में एन बी हान यान से मिलती है, उसे कहती है कि मेरी हेल्प करो मेमोरी वापस लाने में। पर यहाँ हम ये देखते हैं कि वो चाहती है कि उसे एन ब्योल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। हान यान उसे कहता है कि ठीक है, पर जब तुम्हारी मेमोरी वापस आएगी तो मेरी विश तुम पूरी करना। वो प्रॉमिस लेता है एन बी से। उसके बाद एन बी पुराने दिनों को याद करके इमोशनल होती है। जब वो लव हाउस का नंबर डायल करती है तो राजन कॉल उठाती है। एन बी उसकी आवाज़ सुन रोने लगती है क्योंकि वो उन किड्स से बहुत प्यार करती थी। सो योंग को स्कूल में पता चलता है कि एन ब्योल पहले जैसी नहीं है और उसकी हैंड राइटिंग भी चेंज हो गई है। ये बातें सुन के वो और भी ज़्यादा शक करने लगती है और सोचती है कुछ तो गड़बड़ है। सो योंग एन बी से मिलती है। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि सो योंग को एन बी क्यों पसंद नहीं थी, उसे क्यों बुली करती थी। दरअसल सो योंग और उसके फ्रेंड एक लड़की क्लासमेट की पिक्चर्स लेके उसका मजाक उड़ा रहे थे। ये बात एन बी को बुरी लगी थी। उसने टीचर को शिकायत की जिस वजह से सो योंग को 3 दिन सस्पेंड होना पड़ा। उसके बाद इसी वजह से उसने एन बी को बुलिंग करना शुरू किया। प्रेजेंट में सो योंग एन बी से कहती है कि सुसाइड इंसिडेंट की वजह से उसे स्कूल से ट्रांसफर होना पड़ा, पर कोई कैसे मौत से वापस आ सकता है। मतलब कि सो योंग को अब यकीन होने लगा है कि एन बी जिंदा है और एन ब्योल बनी हुई है। जब एन बी जा रही होती है तो सो योंग उसे कहती है कि एन बी बहुत देर बाद हम मिल रहे हैं। ये सुन के एन बी शॉक्ड होती है क्योंकि अब सो योंग उसे एन बी समझने लगी है। कहानी वही खत्म हुई थी जब सो योंग एन ब्योल को एन बी कह के बुलाती है। वो ये भी एन बी को कहती है कि मैं सच पता करके रहूंगी कि तुम कौन हो। वो आगे बढ़ के एन बी को हरासा करने की कोशिश करती है, पर एन बी उसका हाथ पकड़ के उसे रोकती है। सो योंग फिर से उसे मारना चाहती है, लेकिन सही टाइम पे ताई ग्वांग आके एन बी को सेव करता है। एन बी सो योंग को कहती है कि जिसकी तुम बात कर रही हो वो मेरी सिस्टर थी, जिसका मुझे रिसेंटली पता चला कि उसने तुम्हारी वजह से सुसाइड किया। ये सुन के सो योंग शॉक्ड होती है। एन बी उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने मेरी सिस्टर के साथ क्या किया था। यहाँ हम ये देखते हैं कि एन बी अब पहले जैसी नहीं रही, वो चेंज हो गई है। अब सो योंग के लिए मुश्किल होगा उसे हरासा करना। उसके बाद एन बी को हम देखते हैं कि वो दुखी है क्योंकि फिर से उसे सो योंग का सामना करना पड़ रहा है। ताई ग्वांग भी उसे परेशानी की हालत में देख लेता है। सो योंग को ताई ग्वांग से ये पता चलता है कि स्कूल में कोई नहीं जो एन ब्योल को टच कर सके, कोई भी उसके साथ पंगा नहीं लेता। ये सुनने के बाद सो योंग सोचने लगती है और वो कॉल करती है अपनी फ्रेंड को, उसे लव हाउस जाने को कहती है ताकि एन बी की राइटिंग का सैंपल उसे भेजे।
स्कूल के बाद जब एनबी जा रही होती है तो ताएगोंग उसके पीछे पीछे होता है। एनबी उससे पूछती है कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। ताएगोंग उसे कहता है कि तुम क्या बोल रही हो, मैं तो घर जा रहा हूँ। पर वो गलत रास्ते में आगे बढ़ता है। फिर उसे एहसास होता है कि गेट तो दूसरी तरफ है। वो जाने लगता है तो एनबी कहती है तुम्हें क्या पूछना था, मेरा पीछा किस लिए कर रहे थे। ताएगोंग के मुंह से सच निकलता है। वो कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। पर कुछ ही सेकंड बाद वो स्टेटमेंट चेंज करके कहता है मैं भला क्यों तुम्हारी फिक्र करूंगा। वो चला जाता है, मतलब कि वो शाय बॉय है। दूसरी तरफ जब हान यान घर वापस आता है तो एक लेडी उसके डैड पे चिल्ला रही होती है क्योंकि उसे रेंट नहीं मिल रहा 2 मंथ से। अपने डैड की हालत पे हान यान सैड हो जाता है क्योंकि वो रिच नहीं है। वो और उसके डैड आम सी जिंदगी गुजार रहे हैं। डैड हान यान से कहता है कि तुम परेशान मत हो, ऐसी बात नहीं। पर हान यान परेशान है। वो जाके उसका नंबर डायल करता है जिसने उसे कमर्शियल करने का ऑफर दिया था। पर उस टाइम हान यान ने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया था, पर अब वो करना चाहता है क्योंकि वो अपने डैड की हेल्प करना चाहता है। हान यान फोन करके एन ब्योल को लाइब्रेरी आने को कहता है। वो जाती है, वहाँ दोनों मिलते हैं। एन बी उससे पूछती है क्या मैंने कभी कहा कि कोई मुझे हरासा कर रहा था या डरा रहा था। दरअसल एन बी पता करना चाहती है कि कौन एन ब्योल को डरा रहा था। पर हान यान उसे ये बताता है कि तुम्हारी गर्दन पे चोट लगी हुई थी, मतलब कि हान यान को भी कुछ पता नहीं। एन बी हान यान को कहती है कि तुम्हारे लिए मुश्किल हो रही होगी क्योंकि तुम मुझे मेमोरी वापस लाने में मदद जो कर रहे हो। पर हान यान उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा जब तक तुम्हारी मेमोरी सही तरह वापस नहीं आती, लेकिन इसमें टाइम लगेगा क्योंकि 10 साल की यादें हैं। स्कूल में हम देखते हैं कि सो यंग एनबी के डेस्क से उसकी नोटबुक चुरा के ले जाती है ताकि वो हैंड राइटिंग को मैच कर सके। पर जब वो हैंड राइटिंग को मैच करती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि दोनों राइटिंग सेम है। अब सो यंग और भी ज्यादा शक करने लगती है। हान यान कमर्शियल शूट करने जाता है पर वहीं सॉन्ग जो एन ब्योल की फ्रेंड वो भी होती है, लेकिन उसे लगा कि वो मेन एक्ट्रेस होगी कमर्शियल में, पर ऐसा नहीं होता। उसे बैकअप क्राउड का रोल मिलता है। अब वो दुखी है, इस वजह से वो हंस भी नहीं पाती। डायरेक्टर उस पे गुस्सा होता है। उसके बाद सो यंग एनबी को बाहर ले जाके कहती है कि वो भी विक्टिम है क्योंकि उस पे ही इल्ज़ाम लगा है कि उसकी वजह से किसी ने सुसाइड किया। सो यंग एनबी से कहती है कि मैं सब भुलाना चाहती हूँ, पर एनबी को उसके बारे में सब पता है, ये उसकी चाल है। एनबी कहती है कि वो सोच के बताएगी। ये सुन सो यंग उसके करीब जाने की कोशिश करती है ताकि उसे डरा धमका सके, पर तभी ताएगोंग आ जाता है, मतलब कि वो शील्ड बन के एनबी को प्रोटेक्ट कर रहा है सो यंग से। ताएगोंग उसे कहता है कि तुम क्यों एन ब्योल को परेशान कर रही हो, जबकि उसने कहा है कि वो उसकी सिस्टर थी। ताएगोंग उसे कहता है कि तुम बाज आ जाओ वरना मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बताऊंगा कि तुम्हारी वजह से इसकी सिस्टर ने सुसाइड किया था। ये बातें सुन सो यंग घबरा जाती है क्योंकि वो भी नहीं चाहती कि उसके पास्ट के बारे में किसी को पता चले। ताएगोंग एन बी को उसके घर तक छोड़ने जाता है। अब एन बी को लगने लगा है कि ताएगोंग जैसा दिखता है वैसा नहीं है, वो अच्छा लड़का है। ताएगोंग जब वापस जा रहा होता है तो वहीं उसका सामना होता है हान यान से। वो उसे कहता है कि एन ब्योल को परेशान मत करो। ये सुन हान यान समझता है कि शायद कुछ गलत हुआ है, पर ताएगोंग उसे कुछ नहीं बताता। नेक्स्ट डे सो यंग के फादर मिलते हैं स्कूल में डायरेक्टर गोंग से। दोनों फ्रेंडली मूड में बातें करते हैं। ये सब ताएगोंग और एन बी भी देख लेते हैं। टीचर किम सीटिंग अरेंजमेंट चेंज करता है। अब ताएगोंग और हान यान एक दूसरे के साथ बैठा करेंगे। इस अरेंजमेंट से दोनों खुश नहीं होते क्योंकि दोनों ही एन बी को लाइक करते हैं। उसके बाद क्लास में मैगजीन को देख स्टूडेंट हंस रहे होते हैं क्योंकि उसमें सॉन्ग जू साइड रोल में होती है। ये बातें सॉन्ग जू भी सुनती है और वो सैड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि सो यंग उसके पास जाके उसे मॉडलिंग रोल का लालच देके उसे अपनी तरफ करने की कोशिश करती है। सो यंग का प्लान कामयाब होने लगता है। जब वो कैफे आती है तो एन बी के फ्रेंड उसे पास बैठने को कहते हैं। ये देख एन बी वहाँ से चली जाती है। हान यान उसके पीछे जाता है। वो एन ब्योल से पूछता है कि तुम सो यंग को क्यों डिसलाइक करती हो। ये बातें हान यान से सुन एन बी अपसेट होती है और हान यान को कहती है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, प्लीज मुझसे सवाल मत करो।
एन ब्योल की बातें सुन हान यान उसे कहता है कि तुम क्यों मुझे कुछ नहीं बताना चाहती हो, क्या तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती हो। हान यान को एन ब्योल की बातें बुरी लगती हैं और वो नाराज होकर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एन ब्योल के फ्रेंड अब उसे गलत समझने लगते हैं सो यंग के साथ बुरे बिहेवियर की वजह से। मतलब कि सो यंग का चाल काम कर रहा है, वो अपने आप को मासूम जताना चाहती है, पर एन बी सो यंग को वार्न करती है कि उसके फ्रेंड के साथ अगर कुछ बुरा किया तो ठीक नहीं होगा। हान यान स्कूल में एन ब्योल को देख उससे बात नहीं करता, उसे इग्नोर करता है। पर टीचर किम एक लड़की को सोता देख कुछ सोचने लगता है, शायद ये उस लड़की जोंगसू के बारे में हो जो 1 साल पहले स्कूल में मरी थी। देखना होगा टीचर किम क्या छुपा रहा है। जिस लड़की को टीचर किम ने देखा था वो एन बी है जो परेशान है, पर ताए गोंग आके उसके पास बैठ जाता है। एन बी उसे कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। वो ताए गोंग से कहती है कि तुम बोरिंग क्यों हो। वो कहता है अच्छा फिर मैं ये बोरिंग स्कूल छोड़ दूं, उसके बाद ही तुम मुझे मिस करोगी। यहाँ हमें ये पता चलता है कि पहले वाली एन ब्योल और ताए गोंग फ्रेंड नहीं थे, क्योंकि एन ब्योल एन बी जैसी नरम दिल नहीं थी। अब ताए गोंग और एन बी अच्छे फ्रेंड्स बनते जा रहे हैं। उसके बाद ताए गोंग अपने डैड के ऑफिस जाता है जो स्कूल डायरेक्टर है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि किसी को नहीं पता कि ताए गोंग डायरेक्टर का बेटा है। वो अपने फादर से कहता है कि उसने इरादा बदल दिया है, अब वो अब्रॉड नहीं जाएगा। मतलब कि वो एन बी की वजह से यहाँ रुकना चाहता है, अब उसने माइंड चेंज कर दिया है। स्कूल में क्लासमेट्स को आर्टिकल से पता चलता है कि सो यंग की वजह से एक लड़की ने सुसाइड किया था। वो ये देख टेंस हो जाती है और शक करती है कि शायद ताए गोंग ने ये बात लीक की होगी। वो ताए गोंग का माइंड वॉश करने की कोशिश करती है एन बी की हैंड राइटिंग दिखा के। वो देखने के बाद ताए गोंग भी सोच में पड़ जाता है, लेकिन वो जाके एन बी को ढूंढ के उसे स्कूल से ले जाता है ताकि उससे पूछ सके कि सच क्या है। जब वो दोनों बस में बैठते हैं तो हान यान उनको देख लेता है और भागता है एन ब्योल की तरफ, क्योंकि उसे लगता है कि एन ब्योल और ताए गोंग दोनों करीब आ रहे हैं, पर वो बस में चढ़ नहीं पाता। ताए गोंग एन बी से कहता है कि तुम्हें उस पर्सन के साथ होना चाहिए जो तुम्हें तुम्हारे रियल नेम से पुकारे। एन बी ये सुन ताए गोंग को गौर से देख रही होती है। तभी ताए गोंग कहता है क्या मैं वो पर्सन बनूं तुम्हारे लिए। मतलब कि कुछ भी हो ताए गोंग एन बी के साथ है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि ये एन ब्योल है या नहीं। लव ट्रायंगल की वजह से ड्रामा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। कहानी वही खत्म हुई थी जब ताए गोंग एन बी को अपने साथ ले जाता है। एन बी उससे पूछती है कि तुम ही बताओ मैं कौन हूँ। ताए गोंग कहता है कि तुम एन ब्योल हो, उसकी तरह रिएक्ट करो, उस जैसी स्ट्रॉन्ग बनो। ताए गोंग एन बी को कहता है कि मुझे ये बात परेशान कर रही है कि तुम्हें सो यंग तंग कर रही है, मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूँ। वो एन बी से कहता है कि सो यंग को पता चला है कि तुम्हारी हैंड राइटिंग एन बी जैसी है, वो तुम्हें एन बी समझ रही है। ताए गोंग मासूमी से उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, तुम एन ब्योल बन के रहो। उसके बाद एन ब्योल की फ्रेंड सोंगजू आके क्लास में अनाउंस करती है कि जो आर्टिकल तुम सब ने देखा था वो सो यंग से रिलेटेड नहीं है, वो अपने डैड की जॉब की वजह से यहाँ ट्रांसफर होके आई है। ताए गोंग जब क्लास में वापस आता है तो हान यान उसे नजरें जमा के देखता है, क्योंकि वो एन बी के साथ था। ये बात हान यान को कबूल नहीं। ताए गोंग मजे से सो रहा होता है तो हान यान आके उसे जगा के पूछता है कि कहाँ गए थे तुम एन ब्योल के साथ। ताए गोंग कहता है कि तुम क्यों फिक्र कर रहे हो। हान यान गुस्से में उसे कहता है कि अच्छे बन के रहो, हाँ मुझे फिक्र हो रही है। मतलब कि हान यान नहीं चाहता कि ताए गोंग एन ब्योल के करीब आए। रात को एन बी हान यान के दिए मेडल को देख उसे याद करने लगती है और यही हाल हान यान का भी होता है। वो चाहता है कि एन बी को टेक्स्ट करे पर वो नहीं कर पाता। सो यंग की वजह से उन दोनों की फाइटिंग हुई थी, उस वजह से हान यान नाराज है। नेक्स्ट मॉर्निंग एन बी जब साइकिल लेके बाहर जा रही होती है तो तभी हान यान उसके पास से जॉगिंग करते हुए गुजर जाता है। वो एन बी को देख के भी नहीं रुकता, लेकिन एन बी उसे फॉलो करती है। फॉलो करते करते रास्ते में एन बी की साइकिल की चेन टूट जाती है। हान यान को तेजी से जाता देख एन बी उसे लाउडली कहती है कि आके मेरी हेल्प करो, पर हान यान नहीं आना चाहता। एन बी इमोशनल होके कहती है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती, तुम मेरे पास आओ। एन बी को रोते देख हान यान उसके पास आता है
और कहता है कि साइकिल की चेन की वजह से तुम रो रही हो। एन भी कहती है कि हाँ उसी वजह से, लेकिन बात ये नहीं थी, वो हान यान की गलतफहमी दूर करना चाहती थी। दोनों बैठते हैं। एन भी उसे कहती है कि अगर मैं तुम्हें सब बताऊं तो तुम मेरी बात को समझोगे। हान यान कहता है कि ओके, मैं सब कुछ सुनूंगा, समझूंगा। फिर दोनों स्कूल जाते हैं। एन भी अपनी सिस्टर एन ब्योल की नेम टैग को देख उसे ताएगोंग की कही बात याद आती है कि तुम एन ब्योल की तरह एक्ट करो, सो यंग का सामना करो, उससे मत डरो। ये बातें एन बी को मोटिवेट करती हैं। अब वो पहले जैसी वीक नहीं रहना चाहती। फिर हम देखते हैं कि एन भी खुद को ट्रांसफॉर्म करती है। वो अपनी हेयर स्टाइल बिल्कुल एन ब्योल जैसा बनाती है, मतलब कि अब वो एन ब्योल की तरह एक्ट करेगी और इसी स्टाइल में वो क्लासरूम जाती है। जब वो क्लास में इन होती है तो ताएगोंग उसे एन ब्योल जैसा देख खुश होता है, क्योंकि वो यही चाहता था। फिर से एन बी और सो यंग का सामना होता है। अब एन बी उससे नहीं डरना चाहती। सो यंग उसे कहती है कि तुम एन ब्योल नहीं हो, मैं तुम्हें एक्सपोज करके रहूंगी। पर एन बी उसे कहती है कि जो करना है करो, तुम्हारी बात पे कोई बिलीव नहीं करेगा। अगर मैंने तुम्हारे पास्ट के बारे में सबको बताया तो तुम न सिर्फ स्कूल से बाहर जाओगी बल्कि जेल भी जा सकती हो। ये सुन के सो यंग एन बी को पुश करने लगती है, पर एन बी उसका हाथ पकड़ के कहती है कि वो मेरी सिस्टर थी जिसने तुम्हें बर्दाश्त किया था, मैं नहीं करूँगी। सो यंग उसे ये कह के चली जाती है कि देखते हैं कौन किसको अंडर एस्टिमेट करता है। सो यंग अपने डैड को हैंड राइटिंग दिखा के कहती है कि जिसकी वजह से वो ट्रांसफर हुई थी वो लड़की तो जिंदा है, पर उसका डैड गुस्सा होता है क्योंकि सो यंग की वजह से उनको टोंगयोंग सिटी छोड़ना पड़ा था। पेरेंट्स का बिलीव ना करने के बाद सो यंग अपसेट होती है क्योंकि एनबी की सुसाइड की वजह से उसकी बदनामी हुई थी, इसलिए वो सच सामने लाना चाहती है। पर जब उसका डैड डस्टबिन में से हैंड राइटिंग देखता है तो उसे भी सेम लगती है। हान यान फिर से ताएगोंग को वार्न करता है कि एन ब्योल को डिस्टर्ब मत करो, पर ताएगोंग उसे कहता है कि ओए स्विमर, अपने काम से मतलब रख, मेरी वजह से एन ब्योल हर्ट नहीं होगी। दोनों एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखने लगते हैं। उसके बाद एन बी जब ग्रुप फोटो देखती है तो उसमें वो होती है, ये उसने पहले नहीं देखा था। उसे याद आता है कि हान यान ने कहा था कि तुम्हारी नेक पे चोट लगी हुई थी। घर वापस जाके एन बी सेल फोन कंपनी से एन ब्योल के पास्ट कन्वर्सेशन का रिकॉर्ड लेके उन सारे नंबरों पे कॉल करती है। आखिर में एक लड़की उसकी कॉल उठाती है जो एन ब्योल को जानती है। एन भी जाके मिलती है उसी लड़की से जिसने कॉल उठाई थी। ये मिंजू है, एन ब्योल की क्लासमेट। एन भी उससे पूछती है क्या तुमने मुझे कॉल किया था उस नाइट जब हम ट्रिप में थे। मिंजू कहती है क्या तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई है। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि मिंजू कॉल करके क्यों एन ब्योल से मिलना चाहती थी। दरअसल उसे भी टेक्स्ट आ रहे थे मिस्टिकल जोंगसू के, इसलिए वो एन ब्योल से मिलके पता करना चाहती थी। लेकिन मिंजू उसकी तलाशी लेना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि एन ब्योल के पास जोंगसू का सेल फोन है। लेकिन इस बीच एन ब्योल गिर पड़ती है और उसे गर्दन में चोट लगी थी। उसके बाद एन ब्योल ने मिंजू से कहा कि वो जोंगसू ही है जो टेक्स्ट भेज रही थी, लेकिन मिंजू बिलीव नहीं करती और कहती है कि कैसे कोई मरा हुआ इंसान मैसेज भेज सकता है। एन ब्योल ने उससे कहा कि वही थी क्योंकि वो मुसलसल मेरा पीछा कर रही थी। फ्लैशबैक से हमें ये पता चलता है कि एन ब्योल उस टाइम बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी क्योंकि कोई जोंगसू बन के उसे डरा रही थी। प्रेजेंट में एन बी मिंजू से पूछती है कि जोंगसू की मौत कैसे हुई थी, पर मिंजू को भी पता नहीं इस बात का। वह एन बी से कहती है कि हम दोनों ही उससे नफरत करते थे। ये सुन के एन बी सोच में पड़ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक नई टीचर की एंट्री होती है स्कूल में। देखना होगा इस टीचर का क्या रोल है इस ड्रामे में। ताएगोंग स्कूल बेंच में सोया होता है क्योंकि वो स्कूल अपनी नींद पूरी करने आता है। बहरहाल एन बी उसके पास आके कहती है कि कोई है जिसे मैं अपने सीक्रेट्स छुपाना चाहती हूँ, पर कोई है जिसको मैं सब कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन वो दोनों एक ही पर्सन है। ताएगोंग समझने लगता है कि ये हान यान की बात कर रही है। वो जेलस होके कहता है कि कुछ मत करो, फिर वो वहाँ से चला जाता है। सो यंग के डैड जब स्कूल आते हैं तो उसकी नजर पड़ती है एन ब्योल पे। वो सेम एन बी जैसी उसे दिखती है। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसकी बेटी सही बोल रही थी। हान यान आके एन बी के घर के बाहर बैठ जाता है और मैसेज करता है उसे। एन बी पूछती है कि तुम कहाँ हो। हान यान उसे नहीं बताना चाहता कि वो उसके घर के बाहर है। वो लिखता है कि जिम में ट्रेनिंग कर रहा हूँ।
एन बी उसे रिप्लाई करती है कि मैं वही तुमसे मिलने आ रही हूँ। ये पढ़ के हान यान भागता है जिम, क्योंकि उसने झूठ बोला था। जिम पहुँच के अंदर जाके फिर वहाँ से बाहर निकलता है ताकि एन बी को लगे कि वो जिम में था। एन बी उससे मिलती है, दोनों साथ डिनर करते हैं, बातें करते हैं। एन बी पूछती है कि मुझे क्या पसंद था और क्या नहीं। हान यान उसे बताता है और कहता है कि मुझे न्यू एन ब्योल पहले वाली एन ब्योल से बेटर लग रही है। उसके बाद दोनों शॉपिंग करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, गेम्स खेलते हैं। दोनों रिवर साइड वॉक कर रहे होते हैं। तभी हान यान की नजर पड़ती है एन बी के निशान पे जो उसके हाथ में है। हान यान उससे पूछता है कि निशान किस लिए है। एन बी कहती है कि जब वो 10 साल की थी तो बाइक से गिर पड़ी थी क्योंकि मैं बाइक चलाना सीख रही थी। हान यान ये सुन शॉक्ड होता है क्योंकि उसने तो एन ब्योल को बाइक मिडिल स्कूल में ही चलाना सिखाया था। हान यान फिर सारे डॉट कनेक्ट करने लगता है। अब वो शक करने लगता है। वो घबरा के एन बी से पूछता है कि तुम एन ब्योल ही हो ना, मतलब कि सच सामने आने वाला है। ये सुन के एन बी के आंखों में आंसू आते हैं क्योंकि वो एन ब्योल नहीं है। कहानी वहीं खत्म हुई थी जब हान यान और एन बी रिवर साइड बातें कर रहे होते हैं। हान यान एन बी से पूछता है कि तुम एन ब्योल ही हो ना, पर हम देखते हैं कि एन बी उसे सच्चाई बताना चाहती है, लेकिन हान यान उसे इंटरप्ट करता है और कहता है कि मैं भी क्या अजीब सोच रहा हूँ, मतलब कि सच सामने नहीं आ पाता। सोने से पहले हान यान सोच में होता है क्योंकि उसे एन बी का बिहेवियर एन ब्योल जैसा नहीं लग रहा। एन बी भी परेशान होती है क्योंकि वो सच छुपा रही है। फिर स्कूल में हम देखते हैं कि सो यंग अपने अंकल से एक लड़की के ऑडिशन की बात कर रही होती है। वो लड़की एन बी की फ्रेंड सोंग जू है, मतलब कि वो एन बी के फ्रेंड्स को अपनी तरफ करना चाहती है, पर उसकी बातें एन बी सुन लेती है और उसे वार्न करती है कि उसके फ्रेंड्स के साथ कुछ गलत ना करे। पर सो यंग कहाँ बाज आने वाली है, मतलब कि वो नहीं सुधरेगी। एन बी क्लास आके नोटिस करती है कि उसकी नोटबुक मिसिंग है। ये सुन सो यंग टेंस होती है क्योंकि नोटबुक उसने ही चुराई है। एन बी का शक उस पे होता है लेकिन उसके पास प्रूफ नहीं। सो यंग के फादर ने हैंड राइटिंग कंपैरिजन टेस्ट कराया होता है ताकि उसे पता चले कि उसकी बेटी सच बोल रही है या नहीं, पर जब रिजल्ट आता है तो वो हैंड राइटिंग 95% सेम होता है। ये देख उसके फादर को भी एहसास होता है कि उसकी बेटी सही थी। एन बी अपनी फ्रेंड सोंग जू को समझाने की कोशिश करती है कि सो यंग की ऑडिशन के लालच में मत आओ, पर सोंग जू उसकी बात नहीं मानती, उसे ही गलत समझने लगती है। दरअसल वो इसलिए कि अभी तक सो यंग का असली चेहरा एन बी के फ्रेंड्स के सामने नहीं आया। सो यंग उन्हें इस्तेमाल करना चाहती है एन बी के खिलाफ। एन बी अपनी फ्रेंड्स की वजह से परेशान होती है क्योंकि सो यंग उन्हें गुमराह कर रही है। तभी ताए ग्वांग आके उसे कहता है कि तुम्हें इस हालत में नहीं होना चाहिए, तुम स्ट्रॉन्ग बन के रहो। ताए ग्वांग एन बी को हंसाने की कोशिश करता है ताकि उसका मूड सही हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स को असाइनमेंट कंप्लीट करना है, पर जब वो लैपटॉप ऑन करने की कोशिश करते हैं तो किसी का भी लैपटॉप बूट अप नहीं होता। ये देख सब शक करने लगते हैं सो यंग पे क्योंकि वो क्लास में थी, लेकिन वो कहती है कि उसने कुछ नहीं किया और क्लासमेट से प्रूफ मांगती है, पर देखना होगा क्या वाकई ये सो यंग की हरकत है। ताए ग्वांग का फादर आके उसे कहता है कि तुम अपने रूम से बाहर मत आना क्योंकि स्कूल बोर्ड गेस्ट आने वाले हैं। वो अपने डैड से कहता है कि मैं कब तक हाइड करूं अपने आप को रूम में, लेकिन उसका डैड कहता है कि तुम अब्रॉड नहीं गए, अब तुम्हें खामोशी से लाइफ गुजारना होगी। ये बात ताए ग्वांग को हर्ट करती है क्योंकि उसका डैड नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि ये उसका बेटा है। दूसरी तरफ हान यान एन बी से मिलता है, दोनों मूवी देखते हैं, लेकिन जब शॉपिंग पे जाते हैं तो एन बी टेडी बेयर उठा लेती है और उसे हग करने लगती है क्योंकि उसे ये पसंद है। ये देख हान यान को याद आता है कि जब पहले उसने एन ब्योल को ये दिया था तो उसने लेने से मना किया था और कहा कि उसे ऐसी डर्टी चीजें पसंद नहीं। हान यान फिर से सोच में पड़ जाता है। दरअसल अब उसे एहसास होने लगा है कि एन ब्योल टोटली चेंज हो गई है, उसका अंदाज पहले जैसा नहीं रहा। ताए ग्वांग अपने रूम में एन बी के बारे में सोच रहा होता है, उसकी पिक्चर्स देखता है, उसे याद करता है और कॉल मिलाने की कोशिश करता है, पर एन बी नहीं उठाती। यहाँ हम देखते हैं कि वो एन बी से मिलना चाहता है। फिर वो जाके बस स्टॉप पे बैठ जाता है। जब एन बी उसे देखती है तो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ताए ग्वांग कहता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, तुमसे मिलना चाहता था। ये सुन हान यान एन बी को घर जाने को कहता है ताकि ताए ग्वांग एन बी से ना मिल सके।
एनबी के जाने के बाद ताएगोंग हान यान से कहता है कि एन ब्योल को तुमसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत है। ओल्ड एन ब्योल मेरी फ्रेंड नहीं थी, लेकिन न्यू एन ब्योल मेरी क्लोज फ्रेंड है, तो उसे मेरी ज़रूरत है। ये सुन हान यान उस पर गुस्सा होता है और कहता है क्या मतलब ओल्ड एन ब्योल, क्या वो डिफरेंट पर्सन है और भला उसे तुम्हारी ज़रूरत क्यों होगी। ताएगोंग जाते हुए उसे कहता है कि मेरी बात को सीरियस मत लेना, क्योंकि मैं कभी कभी क्रेजी बातें करता हूँ। यहाँ हमें ये समझ आता है कि ताएगोंग नहीं चाहता कि हान यान शक करे कि एन ब्योल नहीं है। टीचर किम लैपटॉप इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है क्योंकि स्टूडेंट्स अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं करा सके लैपटॉप खराब होने की वजह से, इसलिए टीचर किम सच का पता लगाना चाहता है। क्लास में एक बॉय मिनजू सो यंग से कहता है कि मैंने तुम्हें एन ब्योल की नोटबुक चुराते हुए देखा था। ये सुन सब क्लासमेट और भी ज्यादा शक करने लगते हैं सो यंग पे और सोचते हैं कि इसने ही लैपटॉप फॉर्मेट की होगी, लेकिन सो यंग नहीं मानती कि उसने कुछ गलत किया। उसके बाद एन बी सो यंग से कहती है कि तुम मेरी सिस्टर के साथ भी ऐसी ही हरकतें करती थी ना, अब तुम्हें फील हो रहा है कि जब गलत इल्ज़ाम लगते हैं तो कैसा फील होता है। मतलब कि एन बी उसे एहसास दिलाना चाहती है, पर सो यंग उस पर गुस्सा होती है क्योंकि उसके साथ वैसा ही हो रहा है जो उसने एन बी के साथ किया था पास्ट में। टीचर किम को फिर से जोंगसू के टेक्स्ट रिसीव होते हैं। वो उसे देख टेरिफाइड होता है क्योंकि जब जोंगसू मरी थी वो उसी क्लास के हेड टीचर थे, मतलब कि जो उसे डरा रहा है वो टीचर किम को भी जिम्मेदार समझता है जोंगसू की मौत का। लेकिन सच क्या है, कौन है जो जोंगसू बन के मैसेज सेंड कर रहा है, देखते हैं कब पता चलेगा। एन बी को भी जोंगसू के सेम मैसेज आते हैं। उसमें लिखा होता है कि अब तुम खुश होना क्योंकि मैं गायब हो गई हूँ। एन बी मैसेज पढ़ के टेंस होती है क्योंकि उसे भी अभी तक जोंगसू के बारे में कुछ पता नहीं चला। दूसरी तरफ सो यंग का डैड आके उसे कहता है कि तुम सही थी, हैंड राइटिंग सेम है, लेकिन उसका डैड उसे कहता है कि तुम स्मार्ट बनो, बेवकूफ़ नहीं। मतलब कि डैड भी चाहते हैं कि उसकी बेटी सच का पता लगाए, पर चालाकी से। जब सो यंग हैंड राइटिंग प्रूफ देखती है तो खुश होती है क्योंकि उसे यही प्रूफ चाहिए था। अगली सुबह हान यान एन ब्योल को बस में देख भी उसमें नहीं चढ़ता क्योंकि अब उसे महसूस होने लगा है कि एन ब्योल तब्दील हो गई है। एन भी उसे देख सोचती है कि पहले तो हान यान उसे देख खुश होता था, लेकिन अब उसका बिहेवियर डिफरेंट हो गया है। एन भी क्लास आके हान यान की डेस्क की तरफ देखती है और उसके बारे में सोचती है। ताएगोंग ये बात नोटिस करता है। स्कूल में सो यंग एन बी को हैंड राइटिंग प्रूफ दिखा के कहती है कि तुम खुद सबको सच बताओ कि तुम एन ब्योल नहीं हो, या स्कूल से चुपचाप ट्रांसफर होके चली जाओ। पर एन बी उसे कहती है कि तुम्हें जो करना है करो, मैं तुमसे छुटकारा हासिल करके फिर यहाँ से जाऊंगी। मतलब कि एन बी उसका सामना करना चाहती है, पर ये बात सो यंग को पसंद नहीं आती। अब वो खतरनाक चाल चलती है। वो एन बी की ऑर्फनेज की पिक्चर्स, उसकी आईडी कार्ड प्रूफ हान यान को सेंड करती है ताकि एन बी और हान यान के बीच दूरियां पैदा हों। प्रूफ देख हान यान शॉक्ड होता है और फिर से सोचने लगता है क्योंकि शक तो उसे पहले था, पर अब उसने प्रूफ भी देख लिया। एन बी उसे कॉल करती है पर हान यान नहीं उठाता। बहरहाल हान यान सो यंग के भेजे हुए प्रूफ को इग्नोर करना चाहता है। एक रात जब एन बी और हान यान एक साथ होते हैं तो वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हान यान कहता है कि क्या बताना है। एन बी कहती है कि मेरी मेमोरी काफ़ी दिन पहले ही वापस आ गई थी, पर मैं तुम्हें अब बता रही हूँ। हान यान कहता है कि ये तो अच्छा हुआ, अभी हम विश करते हैं क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था इसका। तुम एन ब्योल हो ना। हान यान विश करना चाहता है पर एन बी रोते हुए उसे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो हान यान। ये सुन हान यान टेंस होता है और कहता है कि तुम एन ब्योल क्यों नहीं हो, तुम मुझसे सारा टाइम झूठ बोल रही थी क्या, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ये सब पहले। हान यान उस पर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुम आखिर हो कौन। पर तभी ताएगोंग आ जाता है और एन बी को वहाँ से ले जाता है, लेकिन हान यान उसे चेस करता है और एन बी का हाथ पकड़ लेता है। एक तरफ हान यान, दूसरी तरफ ताएगोंग। बेचारी एन बी दोनों के बीच फंसी हुई, दोनों ही एन बी का हाथ पकड़े हुए हैं। कहानी वहीं खत्म हुई थी जहां एन बी का हाथ ताएगोंग और हान यान पकड़े होते हैं, पर एन बी ताएगोंग से कहती है कि मुझे हान यान को सच बताने दो, लेकिन ताएगोंग कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम कुछ मत करना। मतलब कि वो जानता था कि एन बी एन ब्योल नहीं है।
ताएगोंग उसका हाथ छोड़ता है। एन बी हानयान एक साथ बैठते हैं। एन बी उससे कहती है कि मैं एन ब्योल नहीं हूँ, पर हानयान कहता है कि मैंने शायद गलत समझा होगा, फिर कभी इस बारे में बात करते हैं। लेकिन एन बी कहती है कि जब मुझे कुछ याद नहीं था तो सब कुछ अच्छा था, मुझे दोस्तों से बहुत प्यार मिला। पर हम देखते हैं कि एन बी को अफसोस है कि उसने हानयान से सच क्यों छुपाया। वो उसे सॉरी बोलती है, लेकिन हानयान सच का सामना नहीं करना चाहता। वो शॉक्ड होता है और कहता है कि उसे सोचने के लिए टाइम चाहिए। स्कूल में सो यंग खुश होती है क्योंकि हानयान एब्सेंट है। वो समझ जाती है कि उसका प्लान कामयाब हो रहा है। वो एन बी से कहती है कि तुम मुझसे छुटकारा चाहती थी, पर अब तो तुम खुद ही दर्द में हो। एक तरफ एन बी हानयान को लेकर परेशान है और दूसरी तरफ हानयान सदमे में होता है और एन ब्योल की ओल्ड पिक्चर्स देख पुराने दिनों को याद करता है। स्कूल में हम देखते हैं कि एन बी खाना तक नहीं खा पाती, पर जब ये बात ताएगोंग नोट करता है तो जाके उससे बात करता है ताकि एन बी दुखी ना हो। फिर डिलीवरी मैन स्कूल में मील लेके आता है। ये ताएगोंग ने ऑर्डर किया है ताकि वो एन बी के साथ खा सके। एन बी ताएगोंग की इस मासूम हरकत पे हंसती है क्योंकि जब भी वो डिप्रेस्ड होती है ताएगोंग आके उसे हैप्पी फील कराता है। दोनों खाना खाते हैं। ताएगोंग उससे पूछता है कि सीक्रेट्स बताने के बाद तुम कैसा फील कर रही हो, पर हम देखते हैं कि एन बी सच बता के पछता रही है। हानयान एन बी की मॉम से जाके मिलता है, पर उसकी मॉम से भी उसे कंफर्म होता है कि एन बी एन ब्योल नहीं है। उसकी मॉम हानयान से कहती है कि वो एन बी को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कराएगी, पर जब तक तुम इस सीक्रेट को डिस्क्लोज मत करो। स्कूल में सो यंग रूमर्स फैलाती है कि एन बी ट्रांसफर होने वाली है। ये बात ताएगोंग को परेशान करती है, पर एन बी उसे कहती है कि ऐसी बात नहीं, वो सो यंग को यहाँ से निकाल बाहर फेंकेगी। ताएगोंग कहता है कि फिर जल्दी करो क्योंकि मैं तुम्हें मजीद इस हालत में नहीं देख सकता। हानयान अभी तक अपसेट है क्योंकि वो समझ रहा है कि एन ब्योल मर चुकी है। दूसरी तरफ एन बी का भी यही हाल है। वो हानयान को लेकर परेशान होती है। अगली सुबह सच पता करने हानयान टोंगयोंग सिटी रवाना होता है। दूसरे बस में एन बी रवाना होती है टोंगयोंग सिटी। जब हानयान मेमोरियल हॉल में जाता है तो वहाँ सब अपनी आंखों से देखता है, तो अब उसे कंफर्म हो गया है कि एन ब्योल मर चुकी है। उसके लिए ये एक इमोशनल मोमेंट है क्योंकि उसकी बचपन की फ्रेंड एन ब्योल नहीं रही अब। दूसरी तरफ एन बी मेमोरियल साइट के बाहर होती है, पर जब वो देखती है तो वहाँ राजन छोटी लड़की आई होती है। वो एन बी के मेमोरियल पे फूल रखने आई है, पर एन बी उसकी इमोशनल बातें सुन रोती है क्योंकि राजन उसे अपनी सिस्टर जैसी समझती थी। हानयान भी ये सब दूर से देख लेता है। हानयान बस में बैठता है ताकि वो वापस जा सके, पर जब वो बाहर देखता है तो दूसरी बस में एन बी बैठी है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं पर बात नहीं करते। ना ही हानयान बस से उतर के उसके पास जाने की कोशिश करता है। एन बी की बस रवाना हो जाती है, पर हम हानयान को सैड जरूर देखते हैं। उसके बाद स्कूल में हम देखते हैं कि एन बी की तबीयत सही नहीं, परेशानी की वजह से उसके फ्रेंड उसे नर्स ऑफिस लेके जाते हैं, पर हमें नजर आता है कि हानयान को अब एन बी की फिक्र नहीं, वो देखता भी नहीं उसकी तरफ। ताएगोंग एन बी को तकलीफ में देख फौरन उसके पीछे जाता है। एन बी को बेड पे पड़ा देखता है। ताएगोंग भी दूसरे बेड पे लेट जाता है और कहता है कि मैं भी बीमार हूँ। दरअसल उसे फिक्र है एन बी की। हानयान एन बी को देखता है दूर से, पर उससे मिलता नहीं है। पर ड्रामे में ट्विस्ट तब आता है जब टीचर जंग, वही न्यू टीचर, वो एक लेडी को अपनी मॉम कह के बुलाती है। पर जब हम देखते हैं कि ये तो जोंगसू की मॉम है, यानी न्यू टीचर जोंगसू की सिस्टर है। क्या वो अपनी सिस्टर का रिवेंज लेने आई है स्कूल में? देखते हैं। एक रात ताएगोंग एन बी से कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम एन ब्योल हो या एन बी, तुम जो भी बनना चाहती हो बन सकती हो। यहाँ हमें ये महसूस होता है कि ताएगोंग एक अच्छे फ्रेंड जैसा है। उसे फर्क नहीं कि एन बी कौन है, वो बस एन बी को खुश देखना चाहता है। यही फर्क हमें ड्रामे में नजर आता है क्योंकि हानयान एन बी के सच छुपाने पे नाराज है, पर ताएगोंग को एन बी की फिक्र है। टीचर किम जब एक आर्टिकल देखता है तो उसे पता चलता है कि सो यंग अच्छी लड़की नहीं है, उसकी वजह से किसी ने सुसाइड किया था। पर हम देखते हैं कि जब सो यंग क्लास में आती है तो सब उसे बुरी नजरों से देखने लगते हैं क्योंकि अब सब क्लासमेट को पता चल गया है कि सो यंग एक डर्टी गर्ल है। एन बी की फ्रेंड सोंगजू को भी एहसास होता है कि एन बी सो यंग के बारे में सही थी।
सो यंग का असली चेहरा सामने आने के बाद वो डिसाइड करती है कि वो एन बी की सच्चाई सामने लाएगी। वो हान यान को मैसेज करके कहती है कि वो एन ब्योल को एक्सपोज करने जा रही है। हान यान ट्रेनिंग में होता है, वो जैसे ही मैसेज पढ़ता है तो भागता है ताकि उसे रोक सके, पर जब वो रोड क्रॉस कर रहा होता है तो तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ सो यंग अपनी रेपुटेशन रिवाइव करने के लिए क्लास में आके एडमिट करती है कि वो वही लड़की है जिसके बारे में आर्टिकल में लिखा हुआ है, लेकिन तुम सबको पता नहीं जिसके लिए मुझे मुजरिम समझा जा रहा है, वो लड़की तो जिंदा है। सो यंग प्रूफ दिखाना चाहती है। ये देख ताएगोंग अपनी सीट से उठता है और आके कहता है कि ये एन बी का फैमिली मैटर है, वही आके एक्सप्लेन करेगी। पर हम देखते हैं कि इंजर्ड हान यान भी वहीं पहुंच जाता है और वो सबको बताता है कि एन ब्योल की ट्विन सिस्टर है जिसका उसे रिसेंटली पता चला है। आर्टिकल में जिस विक्टिम के बारे में लिखा गया है वो एन ब्योल की सिस्टर थी जो मर चुकी है। ताएगोंग सो यंग से कहता है कि इसकी सिस्टर तुम्हारी वजह से मरी थी ना, मतलब कि सो यंग एन बी को एक्सपोज करना चाहती थी, लेकिन ताएगोंग और हान यान ने उसे ही एक्सपोज कर दिया। हान यान जब जा रहा होता है तो एन बी उसके पीछे जाती है, लेकिन वो नीचे गिरता है क्योंकि वो इंजर्ड है, उसका एक्सीडेंट हुआ था। हॉस्पिटल में टेस्ट रिजल्ट आने के बाद पता चलता है कि उसे शोल्डर इंजरी हुई है, जिसकी वजह से उसे 1 साल तक आराम करना होगा। मतलब कि वो अब स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। उसका ख्वाब था कि वो बेस्ट स्विमर बने, पर अब उसका करियर दांव पे लग गया। हॉस्पिटल में एन बी मिलने जाती है हान यान से, लेकिन हम देखते हैं कि हान यान एन बी को देख खुश नहीं होता और वो उसे जाने को कहता है वहाँ से। ताएगोंग आके उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हान यान उसे भी जाने को कहता है। एन बी हॉस्पिटल से नहीं जाती, पर जब उसे पता चलता है कि हान यान 1 साल तक स्विम नहीं कर सकता, एन बी अपने आप को दोष देती है। वो रात को फिर से मिलने आती है हान यान से, पर हान यान उस पे गुस्सा होता है और कहता है कि जब मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ तो तुम क्यों आ रही हो मेरे पास, अब मैं तुम्हारा फेस नहीं देखना चाहता हूँ। एन बी बाहर जाके बैठती है और रोती है। ताएगोंग आके उसे सहारा देता है, वो एन बी को रोते हुए नहीं देख सकता। हान यान ठीक होने के बाद जब वो स्कूल आता है तो तब भी उसका बिहेवियर चेंज नहीं होता। वो एन बी को इग्नोर करता है, लेकिन ताएगोंग एन बी को दुखी देख उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है ताकि एन बी डिप्रेस ना हो। एन बी की परेशानी अभी मजीद बढ़ने वाली है क्योंकि सो यंग की मॉम जाके मिलती है स्कूल डायरेक्टर गोंग से, जो कि ताएगोंग का फादर है, और उस पे प्रेशर डालती है कि किसी तरह एन बी को यहाँ से ट्रांसफर करे। डायरेक्टर गोंग सो यंग की मॉम के कहने पे ट्रांसफर लेटर रेडी कराता है। जब टीचर किम को पता चलता है तो वो डायरेक्टर गोंग को आके कहता है कि ये ना इंसाफी है, यहाँ से सो यंग को ट्रांसफर होना चाहिए ना कि एन ब्योल को, पर डायरेक्टर गोंग नहीं मानता। ये खबर सुन न्यू टीचर जोंग, जो कि मिस्ट्री गर्ल है, जोंगसुक की सिस्टर है, वो अपनी मॉम से फोन पे कहती है कि हम करीब पहुंच गए हैं, मतलब कि वो भी कुछ प्लान कर रही है एन बी के खिलाफ। देखते हैं कि वो क्या करने वाली है। लेकिन अब आता है ड्रामे में ट्विस्ट। एक लड़की को हम देखते हैं एन बी की मेमोरियल साइड पे, पर जब हम गौर से देखते हैं तो ये लड़की हमें एन बी जैसी नजर आती है, मतलब कि वो शायद एन ब्योल हो सकती है। हान यान अब तक हकीकत का सामना नहीं कर पाता क्योंकि जिस एन ब्योल को वो जानता था वो अब नहीं है। उसे इस बात का भी दुख है कि वो अब स्विम नहीं कर सकता। ताएगोंग के फादर ने अपने बेटे को एन बी के साथ स्कूल में देखा था। वो उससे पूछता है उस बारे में, लेकिन ताएगोंग कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, आपने कभी मुझे अहमियत नहीं दी तो अब आपको मेरी परवाह क्यों है। स्कूल में सो यंग एन बी से कहती है कि तुम स्कूल से खुद ही चली जाओ वरना तुम्हें निकाल दिया जाएगा। एन बी उसे कहती है कि तुम कितनों की जिंदगियां बर्बाद करोगी, हान यान की इंजरी तुम्हारी वजह से हुई थी। पर हम देखते हैं कि सो यंग को कोई अफसोस नहीं, वो एन बी को ट्रांसफर कराना चाहती है। हान यान का कोच उस पे गुस्सा होता है क्योंकि अब उसका इंटरेस्ट नहीं रहा स्विमिंग में। एन बी सब सुन लेती है। हान यान भी उसे देखता है लेकिन न बात करता है और ना ही उससे मिलता है। टीचर किम को पता चल जाता है कि किसने लैपटॉप खराब किए थे स्टूडेंट्स के, वो बॉय मिनजून है। दरअसल उसकी मॉम उस पर प्रेशर डालती थी पढ़ने के लिए, उसकी वजह से उसने स्टूडेंट्स के लैपटॉप खराब किए थे। वो आके क्लास में सबसे माफी मांगता है। ताएगोंग अपने फादर से कहता है कि आपने मेरी फ्रेंड एन ब्योल के खिलाफ एक्शन लिया जबकि मैं रोज रूल्स तोड़ता हूँ। मुझे आपने कभी दावत नहीं दी डिसिप्लिनरी हेयरिंग बुलाने की, पर उसका डैड उसे लिफ्ट नहीं कराता। वो अपने डिसीजन पे कायम है।
एन बी हानयान से मिलने उसके घर जाती है क्योंकि एन बी को उसकी फिक्र है, लेकिन हम देखते हैं कि अब हानयान को एन बी की फिक्र नहीं, वो उससे नहीं मिलता, घर के अंदर चला जाता है। एन बी अपसेट होकर वापस चली जाती है। हानयान उसे रूप से देखता है जब वो वापस जा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि एन बी की मॉम सॉन्ग मी को उसकी फिक्र है क्योंकि उसने सो योंग को देखा था स्कूल में। अब उसे फिर से चिंता हो रही है। टीचर किम फिर से जाके मिलता है डायरेक्टर गोंग से, उसे समझाने की कोशिश करता है कि एन ब्योल के खिलाफ एक्शन ठीक नहीं, पर वो कुछ भी सुनना नहीं चाहता। यहाँ हम ये देखते हैं कि जोंगसू की मौत के बारे में डायरेक्टर गोंग और टीचर किम को बहुत कुछ पता है। उन दोनों की बातें ताए गोंग भी सुन लेता है। एन बी हानयान से मिलने फिर से उसके घर जाती है, लेकिन हानयान उसे नजरअंदाज करता है, उससे बात नहीं करता। पर जब हानयान के डैड आते हैं तो वो एन बी को घर के अंदर ले जाते हैं। सब एक साथ खाना खाते हैं, लेकिन हानयान खुश नहीं। उसका फादर ये नोट करता है। जब एन बी जा रही होती है तो वो अपने बेटे को उसे घर तक छोड़ आने को कहता है। हानयान ना चाहते हुए भी जाता है एन बी के साथ। दोनों साथ साथ जाते हैं, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते। एन बी उसे कहती है कि तुम्हें इंजरी है, तुम वापस जाके आराम करो, पर हानयान उसे घर तक छोड़ना चाहता है। स्कूल में हानयान पानी की तरफ देख दुखी होता है क्योंकि अब वो स्विम नहीं कर सकता। एन बी आके उसे मोटिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन हानयान उससे बात नहीं करता, वो चला जाता है। एन बी को फिर से मिस्टर गर्ल जोंगसू के मैसेज आते हैं। वो उसे क्लासरूम मिलने बुलाती है। ताए गोंग अपने डैड के ऑफिस जाके एन बी के ट्रांसफर लेटर को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे शॉकिंग सच का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसे जोंगसू की पुलिस रिपोर्ट की कॉपी और एन बी के टोंगयोंग की आईडी कार्ड भी मिलती है। वो रिकॉल करता है क्योंकि उसने टीचर किम और अपने डैड को जोंगसू की मौत के बारे में बात करते हुए सुना था। ताए गोंग सारे डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करता है, मतलब कि अब उसे भी शक हो रहा है अपने डैड के बारे में जोंगसू की मौत को लेकर। एन बी क्लासरूम जाती है तो वहाँ एक महिला जो कि अपना फेस छुपाए हुए है, वो आके उसे कहती है कि तुमने कहा था कि जोंगसू तुम्हारी फ्रेंड है, तुमने कभी उससे पूछा कि तुम कैसी हो? अगर तुम उसे इग्नोर नहीं करती बल्कि उससे बात करती तो वो आज जिंदा होती। एन बी ये सुन शॉक्ड होती है क्योंकि उसे तो कुछ नहीं पता। एन बी वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर वो महिला उसे धक्का देके जमीन पे गिरा देती है और एन बी, जिसे वो एन ब्योल समझ रही है, उसे कहती है कि अब तुम्हें पता चलेगा अकेला और डार्क रूम में रह के कैसा फील होता है। वो महिला एन बी को क्लासरूम में लॉक करके चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सॉन्ग मी को किसी की कॉल आती है, पर जब वो उठाती है तो आगे से कोई बात नहीं करता। पर जब हम देखते हैं तो वो कॉल तो एन ब्योल ने की है, मतलब कि वो जिंदा है, पर देखना होगा वो क्यों अपने आप को छुपा रही है। दूसरी तरफ एन बी क्लासरूम में लॉक्ड है, वो खौफजदा होने लगती है। पर जब हम देखते हैं कि जिसने उसे लॉक किया था वो तो टीचर जोंग है, जो कि जोंगसू की सिस्टर है, मतलब कि वो अपनी सिस्टर का रिवेंज लेने आई है स्कूल में एन ब्योल से। टीचर किम स्कूल में होते हैं, वो आके एन बी को क्लासरूम से निकालता है। वहीं हानयान आ जाता है। एन बी टेरिफाइड होती है। हानयान को भी एहसास होता है इस बात का। एन बी को डरा हुआ देख उसका दिल नरम पड़ जाता है। दोनों साथ जाते हैं। हानयान उसे घर छोड़ना चाहता है, पर दूसरी तरफ एन बी का फोन बंद होने की वजह से ताए गोंग परेशान है। वो एन बी के घर पहुंच जाता है। जब हानयान एन बी वहां आते हैं तो हम देखते हैं कि ताए गोंग को फिक्र थी एन बी की। वो उससे पूछता है। हानयान के पास एन बी का बैग देखता है। गोंग उससे बैग लेके एन बी को देता है और एन बी को घर के अंदर जाने को कहता है। जब हानयान जा रहा होता है तो ताए गोंग उससे पूछता है कि क्या हुआ था, पर वो नहीं बताता कुछ। ताए गोंग उसे कहता है कि तुम तो एन बी से नफरत करते थे ना, अब तुम्हें उसकी फिक्र क्यों है? तुम उससे दूर रहो या कम से कम उसे रुलाओ तो नहीं। नेक्स्ट डे टीचर किम एन बी से कल रात के बारे में पूछता है। एन बी उसे बताती है कि जोंगसू के मैसेज उसे आ रहे थे, उसने ही मिलने को बुलाया था। ये सुन के टीचर किम टेंस होता है क्योंकि मैसेजेस उसे भी आते थे जोंगसू के। यहाँ हमें ये महसूस होता है कि टीचर किम घबरा गए हैं क्योंकि वो कुछ छुपा रहे हैं। लेकिन जब टीचर किम सीसीटीवी फुटेज देखता है तो उसे कुछ नजर आता है, मतलब कि उसे शायद पता चल गया है कि किसने एन बी को क्लासरूम में लॉक किया था। ताए गोंग को एन बी की फिक्र होती है। वो रूफ टॉप पे उससे मिलता है, पर जब उसे पता चलता है कि एन बी को कोई जोंगसू बन के डरा रहा है तो उसे
याद आता है पुलिस रिपोर्ट जो उसने डैड के ऑफिस में देखा था। अब ताएगोंग को एनबी की और भी ज्यादा फिक्र होने लगती है क्योंकि मिस्ट्री गर्ल एनबी के पीछे है। उसके बाद हम देखते हैं कि ताएगोंग हर जगह एनबी के साथ होता है क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। दूसरी तरफ टीचर किम को पता चलता है कि न्यू टीचर जोंगसुक की सिस्टर है। अब उसे सब समझ आता है कि न्यू टीचर अपनी सिस्टर का रिवेंज लेने आई है स्कूल में हान यान एनबी से पूछता है क्या तुम ट्रांसफर होके जा रही हो। एनबी कहती है कि तुम भी ऐसा ही चाहते थे ना। ताएगोंग अपने डैड से कहता है कि आप जोंगसू की वजह से एनबियोल को स्कूल से ट्रांसफर कराना चाहते हो ना, आपको किस बात का खौफ है। ताएगोंग अपने डैड से कहता है कि आप एनबियोल को ट्रांसफर मत करें वरना मैं खुद सच का पता लगाऊंगा कि आपका क्या ताल्लुक है जोंगसू की मौत से। ये सुन उसका डैड गुस्सा होता है। टीचर किम मिलता है न्यू टीचर जोंग से। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं, पर टीचर जोंग कुछ समझना नहीं चाहती। वो अपनी सिस्टर का रिवेंज लेना चाहती है। टीचर किम उसे कहता है कि मुझे मौका दो, मैं सच का पता लगाऊंगा। अगर मैंने कुछ ना किया तो फिर तुम जो चाहे करना। उसके बाद न्यू टीचर जोंग एनबी से मिलती है। टीचर किम भी वही होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जोंगसू की डेथ कैसे हुई थी। दरअसल जोंगसू और एनबियोल स्कूल में अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन कुछ लड़कियों का ग्रुप जोंगसू को बुली करते थे। ये सब एनबियोल देख भी इग्नोर करती थी। उसने जोंगसू का साथ नहीं दिया, ना ही उसे बुली होने से बचाया। फिर एक दिन स्कूल में जोंगसू की तबीयत सही नहीं थी। वो क्लासरूम में सोई हुई थी। सारे स्टूडेंट्स इवन एनबियोल और टीचर किम ने भी जोंगसू को नज़रअंदाज किया, उससे पूछा तक नहीं। जोंगसू क्लासरूम में ही मर गई, मतलब कि सबकी लापरवाही से उसकी मौत हुई। अगर एनबियोल उससे पूछती, उससे बात करती, ध्यान देती तो वो ना मरती। इस वजह से उसकी सिस्टर सबको, खासकर एनबियोल और टीचर किम को अपनी सिस्टर की मौत का जिम्मेदार समझती है। वो हर सूरत रिवेंज लेना चाहती है। जोंगसू की मौत का सच मीडिया में लीक हो जाता है। डॉक्टर गोंग ऑनलाइन पोस्ट पढ़ के टेंस होता है। मीडिया आके उससे सवाल जवाब पूछने लगती है। प्रोसिक्यूटर जो कि सो यंग का फादर है, वो उसे कहता है कि अभी के लिए उसने इन्वेस्टिगेशन रोक रखी है, लेकिन वो डायरेक्टर को याद दिलाता है कि उसकी वाइफ ने जो रिक्वेस्ट की थी उसे पूरा करे, यानी एनबी को स्कूल से ट्रांसफर करना। अब आता है ड्रामे में रियल ट्विस्ट, क्योंकि हम देखते हैं कि सोंगमी के घर कोई आया है। जब वो दरवाजा खोलती है तो सामने एनबियोल खड़ी होती है, मतलब कि वो वापस आ गई है। कहानी वहीं खत्म हुई थी जब एनबियोल की एंट्री हुई थी ड्रामे में, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ हुआ था। सोंगमी डिसाइड कर चुकी है कि स्कूल का माहौल एनबी के लिए ठीक नहीं। वो एनबी को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कराना चाहती है। एनबी आखिरी कुछ पल हान यान के साथ गुजारती है क्योंकि वो कहीं दूर जाने वाली है। वो एनबी बन के जीना चाहती है, लेकिन हान यान इस बात से दुखी है कि अब उसे एहसास हो रहा है कि वो एनबी के बारे में गलत था। एनबी उसे मेडल वापस करती है। उसके बाद ताएगोंग को हम सैड देखते हैं क्योंकि उसकी मॉम ने तीसरी शादी कर ली है। वो अपनी मॉम की मैरिज सेरेमनी अटेंड करता है, लेकिन जब माँ और बेटे दोनों की नज़र एक दूसरे पे पड़ती है तो दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं। ताएगोंग अपने फादर को गलत समझता है। वो अपने फादर को समझाने की कोशिश करता है, पर वो उसे उल्टा घर से जाने को कहता है। ताएगोंग उसके बाद पहुंच जाता है एनबी के घर, जो कि हान यान के साथ टाइम स्पेंड करके आई है। यहाँ हम देखते हैं कि ताएगोंग अपनी फीलिंग्स बताता है एनबी को, लेकिन एनबी अभी तक कंफ्यूज्ड है कि वो किसको लाइक करती है। पर हम देख सकते हैं कि ताएगोंग एनबी से बहुत प्यार करता है। उसके दिल में सिर्फ एनबी है। अब आते हैं वहीं जहां पिछले पार्ट में कहानी खत्म हुई थी। एनबियोल की अचानक एंट्री के बाद हमें पता चलता है कि उसे एनबी के बारे में पहले से पता था। उसने ही अपनी सिस्टर को बचाया, लेकिन वो एनबी की टफ लाइफ देख खुश नहीं थी। उसके बाद एनबियोल को मालूम हुआ कि एनबी की मेमोरी चली गई है, तो एनबियोल ने डिसाइड किया कि वो एनबी को अपनी जगह लेने देगी। दरअसल हमने पहले पार्ट में बताया था कि जिस छोटी सी बच्ची को पहले सोंगमी ने देखा था ऑर्फनेज में, वो एनबी थी, पर बाद में उसने एनबियोल को अडॉप्ट किया। एनबियोल जोंगसू की मौत को लेकर भी परेशान थी, तभी वो दुनिया की नजरों से छुपी रही, लेकिन अब वो डिसाइड करके आई है कि वो सब खुद फेस करेगी। काफी सालों बाद दोनों सिस्टर मिलके खुश होते हैं।
एन ब्योल के वापस आने के बाद वो स्कूल दोबारा जाना शुरू करती है, लेकिन सो यंग चेंज नहीं हुई। उसे एन बी से नफरत थी, वो फिर से उसे बुली करना चाहती है। लेकिन हम देखते हैं कि अब उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि उसे मजा चखाने के लिए एन ब्योल वापस आ गई है। पर सो यंग के लिए एन बी का बदला हुआ रवैया हैरान कुन होता है, वो सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ एन बी ऑर्फनेज चली जाती है, क्योंकि उसने उन किड्स से मिलना है जिनसे वो बहुत प्यार करती है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। जब एन बी ऑर्फनेज पहुंचती है तो छोटे किड्स उसे जिंदा देख खुश होते हैं, क्योंकि वो समझ रहे थे कि एन बी मर चुकी है। स्कूल में ताएगोंग मिलता है एन ब्योल से, लेकिन वो फौरन ही समझ जाता है कि ये एन बी नहीं है। फिर क्या, वो भागता है एन बी के घर, लेकिन वहाँ एन बी नहीं होती। ताएगोंग उसे ना देख टेंस होता है, पर ताएगोंग एन बी का पता लगा कि उसके पास ऑर्फनेज पहुँच जाता है और उसे कहता है कि तुम गुड बाय कहे बगैर चली गई। पर हम देखते हैं कि ताएगोंग चाहता है कि वो एन बी के साथ टाइम स्पेंड करे, क्योंकि अब एन बी यहीं रहेगी। पर ये तो ऑर्फनेज है, एन बी उसे वापस भेजना चाहती है। वो ताएगोंग का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि वो ताएगोंग ही था जिसने उसे अपने रियल नेम से पहली बार बुलाया था। और जब वो डिप्रेस होती थी तो ताएगोंग आके उसे हंसाता था। एन बी की मासूम प्यार भरी बातें सुन ताएगोंग कहता है कि मैंने लास्ट बस मिस कर दी है, मतलब कि आज की रात में यहीं रहूंगा। एक रात हान यान एन ब्योल से मिलता है, क्योंकि एन बी ने उसे मोटिवेट किया था, जिसके बाद उसने ट्रेनिंग शुरू कर दी है। अब वो दोबारा से स्विम करना चाहता है। वो ये सब एन बी को बताना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके सामने एन ब्योल खड़ी हुई है। लेकिन एन ब्योल की बातों से उसे जल्द ही एहसास हो जाता है कि ये एन बी नहीं है। उसके बाद एन ब्योल उसे सच बताती है। हान यान उसे कहता है कि तुम्हारे मिसिंग के बाद और जब मुझे पता चला कि तुम मर चुकी हो तो मैं टूट सा गया था। सच सामने आने के बाद हान यान को बुरा लगता है। वो एन बी पे गुस्सा भी होता है और उसे कहता है कि तुमने सही नहीं किया। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों की मुलाकात अच्छी नहीं हुई। नेक्स्ट डे स्कूल में एन ब्योल आके हान यान से इंजरी के बारे में पूछती है, पर हम देखते हैं कि हान यान को एन बी की फिक्र है, वो उससे मिलना चाहता है। पर उन दोनों की बातें सो यंग भी सुन लेती है और समझ जाती है कि ये एन बी नहीं बल्कि एन ब्योल है। वो एन ब्योल से कहती है कि तुम्हें पता है कि हान यान की इंजरी किस वजह से हुई थी। यहाँ हम ये देखते हैं कि सो यंग उन दोनों की फ्रेंडशिप में दरार डालना चाहती है, पर एन ब्योल उससे ज्यादा चालाक है। वो उसे कहती है कि ये गेम किसी और के साथ खेलना, मुझसे नहीं। वो सो यंग को वार्न करती है। सॉन्ग में डिसाइड कर चुकी है कि वो एन बी को वापस लाएगी ऑर्फनेज से, उसे अडॉप्ट करेगी ताकि दोनों सिस्टर एक साथ रहें। दूसरी तरफ एन ब्योल को जब पता चलता है कि उसे स्कूल से ट्रांसफर करने वाले हैं, तो वो जाके डायरेक्टर से कहती है कि वो स्कूल नहीं छोड़ेगी, मतलब कि वो जोंगसू की डेथ का सच सामने लाएगी। टीचर किम को भी एहसास हो चुका है कि सच्चाई छुपाना ठीक नहीं। एन ब्योल भी उसे कहती है कि वो जोंगसू की डेथ का सच जानना चाहती है। ऑर्फनेज के किड्स को एहसास होता है कि एन बी का यहाँ रहना ठीक नहीं, उसे अच्छी जिंदगी गुजारनी चाहिए। उसके बाद एन बी मेमोरियल हॉल जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है अपनी फ्रेंड से, जो उसके साथ टोंगयोंग में पढ़ती थी। वो एन बी को शॉकिंग बात बताती है कि दरअसल उसने ही एन बी का नेम टैग किसी और के लाश के पास फेंका था, जिसके बाद सबने समझा कि एन बी मर चुकी है। दरअसल ये उसने इस वजह से किया क्योंकि वो सो यंग से रिवेंज लेना चाहती थी, क्योंकि सो यंग उसे बुली करती थी स्कूल में, लेकिन एन बी ने उसे बचाया था, जिसके बाद सो यंग एन बी के पीछे पड़ गई थी। एन बी के मरने के बाद सारा ब्लेम सो यंग पे आया। इस तरह से अब उसकी फ्रेंड को लगता है कि उसने एन बी के एहसान का बदला चुका दिया है। टीचर किम फाइनली जिम्मेदारी लेना चाहता है। वो जाके पुलिस को सब बताता है, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था जोंगसू की सिस्टर से कि वो सच सामने लाएगा। वो डायरेक्टर को भी कहता है कि अब हमें सच का सामना करना होगा। आहिस्ता आहिस्ता जोंगसू डेथ की सच्चाई सामने आने लगती है। दरअसल ताएगोंग को एन ब्योल कहती है कि उसे शायद लगता है कि जोंगसू की डेथ 5 बजे से पहले हुई थी, मींस के स्कूल टाइम में, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी डेथ की टाइम में हेर फेर की गई है। ये सुनने के बाद ताएगोंग को याद आता है कि उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखा था डैड के ऑफिस। वो रिपोर्ट जाके अपने डैड को दिखाता है। पहले तो उसका डैड गुस्सा होता है, लेकिन ताएगोंग की इमोशनल बातें सुन उसे एहसास होता है कि वो गलत है। ताएगोंग टेबल पे मोबाइल रख देता है जिसमें प्रूफ है और डैड से कहता है कि आप खुद ही डिसाइड करो कि आगे आपको क्या करना है। यहाँ हमें नजर आता है कि उसका डैड अब खुद को गिल्टी समझ रहा है। नेक्स्ट डे स्कूल में हम देखते हैं पुलिस को, जो डायरेक्टर को अरेस्ट
अरेस्ट करने आई है। दरअसल ताएगोंग के डैड ने खुद को कानून के हवाले कर दिया है क्योंकि उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज कराई थी। वो रियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को देता है। ताएगोंग अपने सामने फादर को अरेस्ट होते देख दुखी तो होता है, लेकिन अब उसके दिल में डैड के लिए इज्जत बढ़ गई है क्योंकि वो सही राह पे आ गया है। अपने फादर के अरेस्टेड होने के बाद ताएगोंग डिप्रेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ जाता है। वो घर पे अकेला है और बीमारी की वजह से वीक हो गया है। एनबी को न्यूज से पता चलता है कि ताएगोंग के फादर अरेस्ट हो गए हैं, तो वो ताएगोंग को लेकर परेशान होती है। दूसरी तरफ ताएगोंग नीम बेहोशी की हालत में होता है। वो फोन तो उठाता है लेकिन बात नहीं कर पाता एनबी से। फोन उसके हाथों से गिर जाता है। ताएगोंग की आवाज ना सुन एनबी और ज्यादा फिक्रमंद होती है। ताएगोंग से बात ना कर पाने के बाद एनबी जाती है उसके घर और उसे हॉस्पिटल शिफ्ट करती है और ताएगोंग की मॉम को कॉल करके बताती है। जब मॉम आके अपने बेटे को देखती है तो वो दुखी होती है। वो एनबी को बताती है कि ताएगोंग का बचपन अच्छा नहीं था। मॉम जाने से पहले ताएगोंग के लिए गिफ्ट एनबी को देती है ताकि वो उसे दे। ताएगोंग के ठीक होने तक एनबी उसका ख्याल रखती है। दूसरी तरफ एनबियोल जाती है टीचर जोंग की तरफ, जो कि जोंगसू की सिस्टर है। उसके रूम में एनबियोल पुरानी पिक्चर्स देख रोती है क्योंकि वो और जोंगसू बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। अब एनबियोल को एहसास हो गया है कि उसे जोंगसू को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। वो गिल्टी फील करती है। टीचर जोंग भी रियलाइज करती है कि उसने ठीक नहीं किया एनबियोल के साथ क्योंकि वही उसे डराती थी, मैसेज सेंड करती थी। ये मामला तो यहाँ खत्म हो गया, लेकिन दूसरी तरफ ताएगोंग अपने क्रश एनबी को बाहर ले जाता है। दोनों कुछ पल साथ बिताते हैं। वापसी में ताएगोंग एनबी से कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मेरा टाइम फास्ट गुजरता है। ये सुनने के बाद एनबी को एहसास होता है कि ताएगोंग उसे लाइक करता है, लेकिन दूसरी तरफ हानयान को रियलाइज हो चुका है कि वो एनबियोल से नहीं बल्कि एनबी को लाइक करता है और वो उसके साथ अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता है और गोल्ड मेडल लेके निकल पड़ता है घर से ताकि एनबी को दे सके और उससे प्यार का इजहार करे। पर जब वो एनबी के घर पहुंचता है तो ताएगोंग एनबी के साथ होता है। उन दोनों को देख फिर से उसका दिल टूट जाता है। हमें तो लगता है कि इस मेडल में कुछ गड़बड़ है। तीसरी मर्तबा वो मेडल देने आया और बेचारा दे ना पाया। बहरहाल नेक्स्ट डे हानयान ताएगोंग को बताता है कि वो अब एनबी को लाइक करता है, ना कि उससे नफरत करता है। लेकिन ताएगोंग भी एनबी को लाइक करता है। दोनों में से कौन जीतेगा एनबी का दिल, देखते हैं। ताएगोंग एनबी से मिलता है। उसे पता चलता है कि एनबी ने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि वो किसको लाइक करती है। ये सुन के उसे इत्मीनान होता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद एनबी उसे चूज करेगी। सो यंग के डैड इलेक्शन में भाग लेने वाले हैं, पॉलिटिकल करियर शुरू करने वाले हैं। वो अपनी बेटी को वार्न करते हैं कि उसके लिए कोई मसला पैदा ना करे, लेकिन वो उसे ये जरूर कहते हैं कि तुम स्मार्ट बन के उस लड़की को फेस करो। ताएगोंग अपने डैड को बहुत मिस करता है क्योंकि जब वो हानयान को अपने डैड के साथ देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसे फादर की जरूरत है। वो जेल जाता है डैड से मिलने। वो अपनी मॉम का दिया हुआ गिफ्ट टाई पहन के जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि उसके फादर रियलाइज कर चुके हैं कि उसका बेटा ही उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब उसे एहसास होता है कि उसे ताएगोंग को प्यार देना चाहिए था। फादर से मिलने के बाद ताएगोंग इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसके डैड अब बदल चुके हैं। अब वो उसे बेटे जैसा समझते हैं। हानयान एनबियोल से मिलके उससे ब्रेकअप करता है क्योंकि वो एनबी से प्यार करता है। पर हम देखते हैं कि एनबियोल बुरा नहीं मनाती। उसे लव शव में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर वो दोनों फ्रेंड्स रहेंगे। टीचर किम जो जोंगसू की मौत की वजह से परेशान थे, अब सच पता चलने के बाद वो डिसाइड करता है कि अब से वो इस स्कूल में कंटिन्यू नहीं करेगा क्योंकि स्कूल में रह के वो अपने आप को गिल्टी फील करता रहेगा। लेकिन उसके इस फैसले से स्टूडेंट्स खुश नहीं होते। वो टीचर किम को जाते देख इमोशनल हो जाते हैं। हानयान एनबी से मिलके फाइनली उससे अपनी फीलिंग शेयर करता है। मतलब कि ताएगोंग के बाद अब हानयान ने भी उससे फीलिंग शेयर की। अब वो और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है। एनबी अपनी सिस्टर से कहती है कि लास्ट टाइम उसे स्कूल जाना है उसकी जगह क्योंकि उसे सब दोस्तों को सच्चाई बतानी है कि वो कौन है। पर दूसरी तरफ सो यंग जान चुकी है एनबी के बारे में कि उसकी ट्विन सिस्टर है। पर जब वो स्कूल में एनबी को देखती है जो लास्ट टाइम आई है स्कूल, तो वो एक खतरनाक प्लान बनाती है।
वो इस तरह की सो यंग मैसेज करके एन ब्योल से कहती है कि वो एन बी की पुरानी वीडियो जिसकी वजह से एन बी ने सुसाइड की कोशिश की थी वो वीडियो सबको दिखाने जा रही है। एन ब्योल टेंस होती है और भागती है। स्कूल में एन बी अपनी डेस्क से उठ के सबको सच बताना चाहती है, लेकिन वो जैसे ही बताने वाली होती है तभी एन ब्योल वहां आ जाती है। ट्विंस को देख सब शॉक्ड होते हैं क्योंकि हान यान और ताई गोंग के अलावा किसी को उनके बारे में पता नहीं था। एन ब्योल अपनी सिस्टर से कहती है कि वो सबको सच्चाई बताए, लेकिन वो सो यंग को वहां से ले जाती है। एन भी सबको सच्चाई बताती है कि वो एन ब्योल बन के जी रही थी। वो सबसे माफी मांगती है। उसकी बातें सुन क्लासमेट उसे माफ भी कर देते हैं। दूसरी तरफ एन ब्योल सो यंग की ये बात रिकॉर्ड कर लेती है कि उसने ही एन बी की जबरदस्ती वीडियो बनाई थी। सो यंग एन ब्योल के जाल में फंस जाती है और वो उसे वार्न करती है, अगर तुमने दोबारा मेरी सिस्टर के साथ कुछ गलत किया या ये वीडियो किसी को दिखाई तो मैं ये प्रूफ वायरल कर दूंगी। ये सुन के सो यंग शॉक्ड होती है क्योंकि उसके डैड पॉलिटिकल करियर स्टार्ट करने वाले हैं। इस प्रूफ से उसकी बदनामी होगी। उसके बाद होता कुछ यूं है कि ताई गोंग और एन बी साथ होते हैं क्योंकि वो क्लास अटेंड करने आए हैं टीचर केम की, जिसे वो दोनों मिस करते हैं। पर वही हान यान आ जाता है और एन बी को अपने साथ चलने को कहता है, पर ताई गोंग एन बी का हाथ नहीं छोड़ना चाहता। सिचुएशन को गंभीर देख एन बी उन दोनों से कहती है कि मैं अकेली ही चली जाऊंगी, तुम दोनों टेंशन मत लो। लव ट्रायंगल अभी भी जारी है ड्रामे में। एन बी ने अब तक डिसाइड नहीं किया कि वो किसको पसंद करती है। दूसरी तरफ सो यंग को एहसास हो जाता है कि उसने एन बी के साथ अच्छा नहीं किया। वो जाके एन बी से मिलती है, लेकिन हम देखते हैं कि एन बी उसे माफ नहीं करना चाहती। उसके बाद एन बी डिसाइड करती है कि वो यहाँ से चली जाएगी। वो ये बात ताई गोंग और हान यान को भी बता चुकी है। वो दोनों एन बी के इस फैसले से खुश नहीं होते क्योंकि एन बी उन दोनों का क्रश है। एन ब्योल को भी पता चल जाता है कि उसकी सिस्टर हान यान को लाइक करती है। वो डिसाइड करती है कि वो अपनी सिस्टर के लव के बीच नहीं आएगी। एक रात ताई गोंग एन बी से मिलता है। उसे कहता है कि मैं अपने आप से प्रॉमिस करके आया था, मैं तुमसे मिलके तुम्हें भुला दूंगा, पर मेरे लिए ऐसा मुमकिन नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ करने की भी जरूरत नहीं। ताई गोंग दुख भरे वर्ड्स कहने के बाद एन बी से कहता है कि तुम अब जा सकती हो, मुझे सिर्फ इतना कहना था। लेकिन हम देखते हैं कि ताई गोंग की बातें सुन एन बी सैड हो जाती है। ताई गोंग का दिल तोड़ के एन बी जाके मिलती है हान यान से और उसे कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, लेकिन मुझे टाइम चाहिए, मुझे सोचना होगा। हान यान ये सुन के खुश होता है और वो बिलीव करने लगता है कि एन बी उसे ही चूज करेगी। एन बी उसे कहती है कि जब मुझे फीलिंग शेयर करनी होगी मैं खुद आके तुमसे मिलूंगी। फाइनली हान यान उसे गोल्ड मेडल देता है और कहता है कि जब तुम्हें महसूस हो कि तुम मेरे लिए फील करती हो, मुझे लाइक करती हो, तो ये मुझे वापस कर देना। उसके बाद एन बी न्यू स्कूल ज्वाइन करती है, मूव हो जाती है। हान यान स्विमिंग दोबारा से शुरू करता है। एन बी उसे देखने भी आती है लेकिन उसे मिलती नहीं। 6 मंथ के बाद एक न्यू स्टूडेंट की एंट्री होती है स्कूल में, जहां हान यान और ताई गोंग पढ़ते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं ये तो एन बी है, वो वापस आ गई है फिर से पुराने स्कूल। इसका मतलब कि वो डिसाइड करके आई है कि वो किसको लाइक करती है। ताई गोंग स्कूल आ रहा होता है तभी उसे एक मैसेज आता है जिसमें रूफ लिखा होता है। मतलब कि पहले जब ताई गोंग को एन बी से मिलना होता था तो यही मैसेज करता था एन बी को। ताई गोंग भागता है रूफ की तरफ। जब वो वहां पहुंचता है तो सामने एन बी खड़ी होती है, लेकिन ताई गोंग बिलीव नहीं करता कि ये एन बी है, पर जल्दी ही उसे पता चल जाता है। जब हम ड्रामा देख रहे थे तो तब हमें फील हुआ था कि एन बी ताई गोंग से मिलके उसे चूज करेगी, पर अफसोस ऐसा नहीं हुआ था। बहरहाल ताई गोंग दोबारा एन बी से मिलके खुश होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ताई गोंग का फादर जेल से निकल गए हैं। अब वो चेंज हो गए हैं, वो ताई गोंग के साथ खुश रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि एन बी फाइनली हान यान को चूज करती है और उसे गोल्ड मेडल वापस करती है। आखिर में एन बी को हम स्कूल में देखते हैं। उसके आखिरी वर्ड्स होते हैं कि हम सिर्फ 18 के हैं, किसी को हर्ट कर सकते हैं।
लेकिन हमें समझ नहीं आया कि उसने हानयान को क्यों चूज किया। उसे हर्ट भी ताएक्वांग को करना था। पर जिन लोगों को हानयान और एनबी की जोड़ी पसंद नहीं आई उनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि बेस्ट कपल का अवार्ड एनबी यानी किम सूयोन और ताएक्वांग को मिला था। मतलब कि व्यूवर्स को उनकी जोड़ी पसंद आई थी, दैट्स इट। ये तो ड्रामा था, कौन सा सच में एनबी हानयान की हुई थी। और यहीं पे ड्रामा एंड होता है। आपको इस ड्रामे का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा काइंडली हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू so much for watching and don't forget to subscribe.